ब्रेक इवन प्रिज्यूम टू बी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक। असल में होता क्या है, होता ये है कि हर टॉपिक आप करते जाते हैं, आप आगे जाते हैं, आपको पीछे वाले टॉपिक थोड़े थोड़े से भूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपके जहन में एक फॉर्मेट सा होता है, आप पीछे जाके एक टॉपिक पकड़ते हैं, उसका कोई अपना ही किया हुआ सवाल देखते हैं, एक फॉर्मेट सा सामने होता है, आप दोबारा से उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, चीज़ें बन जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर का जो पहला लेक्चर है ना, वो एक दफ़ा तो सुनते हैं, क्योंकि पहले दिन वो उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता है, फिर आगे वो उसके पास पेपर धड़ाधड़ प्रैक्टिस करता जा रहा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब उस टॉपिक की तरफ आते हैं तो पहले दिन अटेंड नहीं करते कि कॉन्सेप्ट तो हमने समझे में, अब हमने सवाल करने हैं, वो डायरेक्टली सवालों को रिप्ले करना शुरू कर देते हैं। ब्रेक इवन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रेक इवन चलता ही बेस कॉन्सेप्ट पे है। लोग क्या करते हैं, ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट समझाने वाली टीचर की वीडियो को दोबारा रिपीट करके नहीं देखते, और रिपीट करके देखते हैं जब वो सवाल करा रहा होता है। अब वो जब सवाल करा रहा होता है तो समझ ही नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, क्योंकि उस गरीब ने बेस पे टाइम लगाया होता है, और वो बेस जो है वो आप बार बार नहीं देखना चाहते, बार बार नहीं सुनना चाहते। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप ब्रेक इवन की प्रैक्टिस करने लगें तो उसकी बेस को एक दफ़ा देख लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस लेवल पे करें कि ये लेक्चर वुड बी सर्विंग एज अ बेस। और जाहिर है वक्त कम होता है, मैं ब्रेक में देख रहा था जज्बाती हो गया, रात मैंने कुछ 6-8 सवाल इसमें डाले हुए हैं जो हम साथ साथ डिस्कस कर सकें, लेकिन देखेंगे जितना दामन में गुंजाइश हुई। हर वो चीज़ जो हैंडआउट्स में आपके साथ शेयर होती है और उसमें हर वो सवाल जो शेयर होता है, अगर यहाँ नहीं डिस्कस हो सका तो उसकी हम अलग से आपको वीडियो सेशन एक दफ़ा एंड हो जाए, मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कौन कौन से सवाल हम नहीं डिस्कस कर सके, उसकी वीडियो आप लोगों को अलग से अवेलेबल हो जाएगी। कोशिश करूँगा बल्कि कुछ और सवालों की वीडियो भी अवेलेबल हो जाए, ताकि आप लोगों को इधर जो लिमिटेशन है वो समझने के ऊपर ज़्यादा लगे, और लास्ट डे तो हमारा रिटर्न प्रैक्टिस है ही है। अब ब्रेक इवन है क्या? ब्रेक इवन को CVP एनालिसिस भी कहते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट कितने वॉल्यूम और कितने प्रॉफिट का आपस में क्या लिंक है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। एक कोर कॉन्सेप्ट है, हमेशा से हम बात करते हैं C+P = S, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट को तोड़ें तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट = सेल। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करना चाहूँ तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों कॉस्टें इकट्ठी कर लें, सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो अगर जी स्क्रीन वही मसला आ रहा है, मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा, वहीं से आ रहा है, देखें ज़रा। वो कहते हैं इतने जज्बाती जहादी लोग हैं, इंतज़ामिया भी लेफ़्ट राइट हो जाती है। वो कहते हैं ठीक है ये खुद ही संभाल लेंगे, है ना, ड्राइविंग सीट पे जो है हमारे बंदे बिठा दिए जो वो ठीक है जी, उन्होंने कहा ये जो है ना, ये जोशीले लोग हैं खुद ही से कर लेंगे। लेकिन ये है कि उनको ज़रा साथ साथ कहेंगे भाई टेक्नोलॉजी ज़रा साथ साथ देखते रहें। हम लोग अपने लेक्चर पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन जो रिलेंगे उसमें तो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट = सेल्स माइनस प्रॉफिट। अगर ब्रेक इवन की बात करें तो क्या है ब्रेक इवन? ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी मैं यहाँ एज्यूम कर सकता हूँ कि प्रॉफिट 0 है। तो पहले ही C+P = S, छोटी सी बात थी, उसमें से P भी गया, तो ब्रेक इवन वहाँ होगा जहाँ C = S। ब्रेक इवन वहाँ होगा जहाँ कॉस्ट और सेल बराबर होंगे। इन अदर टर्म्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स की जहाँ बराबर होगी, जहाँ कॉस्ट आपके रेवेन्यूज़ के बराबर हो जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा ब्रेक इवन का। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अब हमें समझ आ गई कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के बराबर है। आपको होता है फिक्स कॉस्ट एक फिक्स चीज़ होती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें वेरिएबल एलिमेंट होता है, मार्जिनल चीज़ होती है, और जो सेल्स है वो भी एक मार्जिनल चीज़ है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स और प्राइस से सेल मल्टीप्लाई होता है, सीधा नंबर ऑफ़ यूनिट्स और प्राइस से मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हमने दोनों भाई इकट्ठे कर दिए, हमने कहा फिक्स कॉस्ट = सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं बताना चाहूँ तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। तो इसमें हो गया, एक तो पहले ही वो वक्त बड़ा कम है और उसके बाद जो है ना वो स्क्रीन वाले मसले भी, लेकिन चलें हम कोशिश करते रहेंगे। थोड़ा सा इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे ज़रा थोड़ा अलर्ट ज़रा ज़्यादा रहें, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम बड़ा कम है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ी देर पहले हमने कोई नाम दिया था, कंट्रीब्यूशन। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है। तो आसान अल्फाज में जहाँ फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाए वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन को तोड़ूं तो कंट्रीब्यूशन को मैं कह सकता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। चूंकि ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है
नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो अब अगर मुझे वो यूनिट्स निकालने हैं जिस पे ब्रेक इवन हो, तो मैं इस फार्मूले में यूनिट्स इधर कर दिया और वो उधर, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो हमारा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला आ जाएगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स विच इज़ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप कहेंगे सर इतनी मैथ हमें नहीं आती, कारोबार आता है। आप एक शवारमे की दुकान पे शवारमा बेच रहे हैं, कारोबार चलाना है अब आपने ना एक सक्सेसफुल बिजनेस चला के दिखाना है। आपको 10,000 पड़ता है रेंट और 10,000 आपका वो शवारमे वाला बंदा ले जाता है। आपको टोटल खर्चा है शवारमे की जगह पे 20,000 का। शवारमे पे जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 30 रुपये। भाई ज़ाहिर आप उसमें जिंदा मुर्गी थोड़ी डालेंगे, जिंदा मुर्गी तो कहीं भी नहीं डलती ना, मरी हुई मुर्गी डलती है। तो मरी हुई दो तरह की होती हैं, एक ठंडी मरी हुई मुर्गी और एक जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हलाल की हुई मुर्गी। तो खैर इग्नोर करते हैं कि 30 रुपये कहाँ से आए हैं, लेकिन ये 30 रुपये बन जाते हैं। 30 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, जब आप लेबर के रेट में 100 रुपये पर लेबर आर्म एज्यूम कर सकते हैं, तो इधर तो ये एज्यूम किया जा सकता है 30 रुपये आपका जी। अब आपने भूल जाना है ब्रेक इवन के फार्मूले क्या होते हैं, C+P क्या होता है, आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। 30 रुपये आपका शवारमा मेकिंग पे लगता है और 50 रुपये का शवारमा बिकता है। एक शवारमे पे बचत कितनी है, ये ग्रॉस बचत 20 रुपये है। अभी आप नहीं सोच रहे किराया कितना है फलाना, आप कह रहे हैं मोटी मोटी बचत कितनी है। 50 का शवारमा बेचूंगा, 30 रुपये मेरा खर्चा जेब से लगा होगा, मुझे एक शवारमे पे 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, शवारमा आपने बेचा, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई, हाथ में 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट भी लगती है। तो अब आपको एक शवारमा बेचने पे 20 रुपये की बचत है और आपका 20,000 का एक खर्चा खड़ा हुआ है। उसका पेट भरने के लिए एक शवारमे पे बचत है 20 रुपये की, कितने शवारमे बेचें कि वो 20,000 का पेट भर जाए? 1000 शवारमे। 1000 शवारमे बेचेंगे, फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, 1000 से एक भी शवारमा ऊपर बेचा, कितना प्रॉफिट ऐड होगा? 20 रुपये। 2 ऊपर बेचे, इसका मतलब ब्रेक इवन से आप जितना भी ऊपर हैं, आपकी अब जो बचत है वो निरी बचत है, आपने फिक्स कॉस्ट अपनी ख़त्म कर दी, पूरी कर दी। यही तो फार्मूला निकाला था हमने, ब्रेक इवन इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट थी 20,000, पर शवारमा बचत कितनी थी? 20 रुपये। डिवाइड किया, पता लग गया 1000 शवारमे अगर मैं महीने में बेचूंगा तो मुझे हो जाएगा ब्रेक इवन। मैं केस स्टडी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अब आपको ब्रेक इवन नहीं करना, आप कहते हैं मुझे 40,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये तो हमें पता है कि 1000 शवारमे से हमारी कॉस्ट पूरी होती है। टेक्निकली इस दफ़ा मैंने 20,000 तो फिक्स कॉस्ट का पूरा करना है और 40,000 जो इजाफी मेरी ख्वाहिश है प्रॉफिट की, मुझे वो यानी मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन में से इतना निकालना है कि मैं 60,000 इकट्ठा कर लूँ, 20,000 दे के उसका मुंह बंद कर दूँ फिक्स कॉस्ट का, और 40,000 अपनी जेब में डाल लूँ। तो मुझे 60,000 पूरा करना है ये 20-20 रुपये की दिहाड़ियों से। तो मैंने कितनी दफ़ा ये 20 की दिहाड़ी लगानी है, कितनी दफ़ा ये 20 रुपया कमाना है? 3000 टाइम्स। अगर मैं 3000 शवारमे बेच पाता हूँ तो मैं उतना प्रॉफिट हासिल कर लूँगा जो मेरी ख्वाहिश है। ये भी एक फार्मूला है कि अगर आपको ये देखना है कि हमारा टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाए, तो आप क्या करते हैं, आप फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। आपको वो यूनिट्स पता लग जाते हैं जिस पर आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। ये बात समझ आई? ये बिजनेस समझ आया? तो यहाँ हमारी एग्जांपल थी 10,000 का प्रॉफिट, तो हम यहाँ 1500 शवारमे, अभी बोलते बोलते हम ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो गए। सामने स्क्रीन पे 1500 की एग्जांपल थी, लेकिन थीम हमें समझ आ गया। हम ये कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 50, यूनिट एक्स, वेरिएबल कॉस्ट 30, यूनिट एक्स। याद है C+P इज इक्वल टू एस? भूल जाएं ब्रेक इवन का फार्मूला, कुछ नहीं समझ आ रहा, C+P इज इक्वल टू एस में सारी चीज़ें लिखें, जो नहीं पता एक्स करके अज्यूम करें, आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ये वही चीज़ तो है। फिक्स कॉस्ट पुट की 20,000, सेलिंग प्राइस 50 फुट की, एक्स यूनिट हमें नहीं पता एक्स, वेरिएबल कॉस्ट 30 फुट की, यूनिट हमें नहीं पता, गोल गोल घुमा के सॉल्व किया तो भी 1000 निकल आया। तो पेपर में बहुत ही स्ट्रक हो जाए ना, कुछ नहीं करना, आप अपनी वो बेस पे चले जाना है, C+P इज इक्वल टू एस, और उसके कंपोनेंट में सवाल का डाटा उठा के डाल देना है, वो आपको जवाब तक पहुंचा देगा।
हमेशा पहुंचाएगा, लेकिन लंबा तरीका होगा, बहुत लंबा तरीका होगा। ये तब करना जब फंस जाए, जब कुछ ना समझ आ रहा हो। ब्रेक इवन का सवाल जब बिल्कुल असाब पे सवार हो जाए और समझ ही नहीं आ रहा इसके साथ क्या करना है, आप अपनी C+P=S के कंपोनेंट्स तोड़ते जाएं, सवाल में से ढूंढ ढूंढ के उसको बिल्ड करते जाएं, जो मिसिंग होगा वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ये बात समझ आई? ब्रेक इवन की कैलकुलेशन 1000 शवारमा 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20,000 आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। फिर जो है वो आपकी 1000 शवारमा 50 से 50,000 आपका रेवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो आप ब्रेक इवन वाले पॉइंट पे आ गए। ब्रेक इवन की कैलकुलेशन अगेन फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये बात समझ आती है? ये टोटका हमने ध्यान में रखना है कि जब भी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएंगे वो हमारा आइडियल पॉइंट है, जहाँ फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएंगे। ये तो पेपर में हो सकता है आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई हो और आप खामखा कंट्रीब्यूशन ढूंढने निकले हुए हो, सेल के कंपोनेंट ढूंढ रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट ढूंढ रहे हो, आपने वही फिक्स कॉस्ट उठा के कह देना ये कंट्रीब्यूशन है, अगर ये पता लग जाए कि ये फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन के लेवल पे है। सवाल में मसला क्या होता है, एक ब्रेक इवन का लेवल चल रहा होता है और एक अलग लेवल चल रहा होता है कोई, उन दोनों को आपस में मैच करना होता है। थोड़ा सा उसको भी फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं मैथ यूज करूं, दोनों तरफ को सेल से डिवाइड करूं, तो फिक्स कॉस्ट ओवर सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ओवर सेल। तो फिक्स कॉस्ट ओवर सेल इज इक्वल टू CS रेशो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। मैं अगर शवारमे वाली एग्जांपल में बात करूं, आपको हर शवारमे पे बचत कितनी थी? 20 रुपए, और शवारमा होता कितने का था? 40% बचत थी आपको। आपकी CS रेशो है 40%। आप इस 40% की परसेंटेज को यूज़ करके भी ब्रेक इवन निकाल सकते हैं कि मुझे हमेशा 40% बचता है, तो मैं कितना बेचूं कि 40% की बचतों से ही मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए। मैथमेटिकली तो बहुत लंबी जंग है, उस पर जाएंगे। तो मैं अगर सामने मोटी मोटी मैथ आपको बताऊं, तो अगर फिक्स कॉस्ट ओवर सेल, ये सेल मैं उधर ले जाऊं और CS रेशियो उधर चला जाऊं, तो मेरे पास सेल्स उतने रुपए की सेल्स आ जाएगी जिस पे ब्रेक इवन होना है, और वो होगी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। अब अगर वो कहें ब्रेक इवन यूनिट्स में बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब वो कहेंगे नहीं ब्रेक इवन रुपयों में बताओ कितने रुपए के शुआर में बेचें तो ब्रेक इवन होगा, तो मैं कहूँगा अच्छा भाई मुझे फार्मूला बदलने दो, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा CS रेशो से। मैं कहूँगा भाई फिक्स कॉस्ट मेरी 20,000 है और बचत है मेरी 40%, तो मुझे 40% बचतों से जानने दो वो कितनी सेल होगी, तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को 40% बचत से डिवाइड कर दूंगा कि मेरी बचत कितनी है 40%, तो मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगी जिसकी 40% बचत 20,000 है। अब इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं जी, इंसान नसीब से नहीं लड़ सकता। साल पहले ना मैंने शदीद तरीन ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं कॉस्ट का ये करवाऊँ सेशन, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा था बड़ा इस तरह से करके। मेरे फादर बीमार हुए थे, मैं हॉस्पिटल में उनके साथ होता था, वो सो रहे होते थे, मैं रात भर बैठ के मुख्तलिफ स्लाइड्स वर्किंग और बड़ा ज़बरदस्त सोचा होता एनिमेशन। मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन इसमें मुझे बड़ा पसंद का सब्जेक्ट था। मुझे था कि मैं एक दफ़ा अपने पसंद के सब्जेक्ट में करूँ, तो बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि बड़ा शानदार किस्म का वो रिवीजन क्लास कराऊँगा। रिवीजन क्लास से पिछले मतलब वो ये बात है कि हॉस्पिटल में ये है कि रातों में मैं उस तरह से वो सारा काम करूँ और दिन में फादर के साथ हूँ वो सारा। जब किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करे ना तो आपके साथ फिर बहुत बुरी होती है। दुनिया बड़ी जालिम है। मेरे साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट ये हुआ कि जिस दिन क्रैश कोर्स होना था पिछले दिन फादर की डेथ हो गई, वो क्रैश कोर्स ही कैंसिल हो गया। इस दफ़ा भी मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने काम करना है, और बड़ा मतलब मैं बिज़नेस लॉ सी लॉ इस पर इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि ठीक है वो बनी बनाई चीज़ें रटी टाई चीज़ें लोगों को थोड़ा सा वो करना है। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि वक्त में बरकत हो, मैं कम टाइम में ज़रा ज़्यादा कराऊँ, चीज़ें अच्छे तरीके से चलें। तो कभी सामने की फ़िज़िकल स्क्रीन, कभी फेसबुक वालों की स्क्रीन, कभी आवाज़, और ओवर एंड अबव मेरी अपनी डिवाइस मुझे पहचानने से इनकार कर देती है। तो लाइफ में ना कभी भी किसी चीज़ की बहुत शदीद ख्वाहिश करें तो फिर लाइफ आपको तड़पाती है। हज़रत अली कहते हैं दुनिया एक साए की तरह है, इसके पीछे पीछे भागते जाओगे ये आगे आगे भागता जाएगा, लेकिन एक दफ़ा इससे मुंह मोड़ के भागना शुरू कर दो, ये पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा होगा।
बड़ी मज़े की एग्जांपल है कि आप जब शदीद ख्वाहिश करते हैं किसी चीज़ की तो वो आपको, तो लाइफ में कोशिश करें हर चीज़ के लिए एफर्ट करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हवस ना रखें। मैं नॉर्मली नहीं रखता, जब रखी है तब ऐसा हुआ है। तो ये साफ एग्जांपल नज़र आ रही है कि मैं ख़ासतौर पे ब्रेक इवन वाले सेशन पे बच्चों को बाहर से बुलाया जल्दी से आएँ, तो पहले वो स्क्रीन स्टक हुई, फिर अभी इधर वाली स्क्रीन स्टक हो गई। तो इंसान ना नसीब से नहीं लड़ सकता, कोशिश कर सकता है। हाँ, तो मेरे ज़िम्मे कोशिश करना है, नसीब जो है वो कहीं और से चल रहा है, मैं अपने हिस्से का काम करके इंशाल्लाह चला जाऊँगा। कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूंगा, मैं वीडियोस या किसी ना किसी फॉर्म में आपको अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक दफ़ा कम से कम कॉस्ट लॉजिकल तरीके से करा के जाना है। कहीं तो थोड़ा सा आपको समझ आए कि ये सब्जेक्ट में लॉजिक है, ये रट्टे वाला नहीं है, ये उस तरह की अकाउंटिंग नहीं है जिसमें बस फॉर्मेट को रटा मार के और पेपर में चले जाएँ। तो हमने एक फार्मूला सा अराइव करने की कोशिश की, फिक्स कॉस्ट से मैं CS रेशो डिवाइड कर दूँ। मैं कहूँ मेरी बचत 40% है, तो वो कितनी सेल होगी जिसकी 40% बचत मेरी फिक्स कॉस्ट होगी, यानी मेरी सेल्स का 40% मेरी बचत है, और ये बचत से मैंने पूरा करना है अपनी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को मैं डिवाइड करूँ CS रेशो से, तो मेरे पास वो सेल आ जाएगी जिससे मुझे बचत पूरी हो जाएगी। ब्रेक इवन कैलकुलेशन टारगेट प्रॉफिट के लिए, अगेन अगर इसी में टारगेट प्रॉफिट ऐड हो जाए, कुछ भी नहीं करना, वही फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो है, टारगेट प्रॉफिट आपने ऐड कर देना है। क्योंकि अब आपने क्या करना है, शवारमे वाली एग्जांपल, आपने फिक्स कॉस्ट के साथ साथ अपना टारगेट प्रॉफिट भी पूरा करना है। इस वक्त अब सब सही है, इधर उधर ऑनलाइन वगैरह गुड। तो आपने अब क्या करना है, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ टारगेट प्रॉफिट भी। तो किसी भी फार्मूले में जब ब्रेक इवन के फिक्स कॉस्ट ऊपर लिखी हुई होती है, अगर टारगेट प्रॉफिट सवाल में आपसे कहें तो आपने सिंपली ऐड कर देना उस फार्मूले में, और कोई चेंज नहीं करना। क्या ये बात समझ आई? तो क्या हम अभी तक किन फार्मूलों पे पहुंचे, हम उनको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। मैं कोई खाली जगह देख के उसको सम अप कर देता हूँ। हमने कहा ब्रेक इवन यूनिट्स में तब आते हैं जब आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ऐसे ही है। ब्रेक इवन ब्रेक इवन नहीं, हम कहें यूनिट्स टारगेट प्रॉफिट के, टारगेट प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट होने चाहिए, तो फिर क्या होगा, आपका फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। इसी तरह से ब्रेक इवन अगर मुझे सेल्स में चाहिए तो मैं कहूँगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, और अगर मुझे चाहिए होगा टारगेट प्रॉफिट का रेवेन्यू, टारगेट प्रॉफिट पे रेवेन्यू कितना हो, तो मैं कर दूंगा फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय CS रेशो। तो आपको रुपए में ब्रेक इवन निकालना हो या यूनिट्स में निकालना हो, ब्रेक इवन के फार्मूले फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट बाय CS रेशो। और अगर टारगेट प्रॉफिट चाहिए हो तो कुछ नहीं करना, उन्हीं फार्मूलों में फिक्स कॉस्ट वाले भाई में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देना है। और नाउ यू आर वेरी क्लियर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने 20,000 का किराया ही नहीं पूरा करना, 20,000 के अपने खर्चे नहीं पूरे करने, हमने 10,000 का इजाफी प्रॉफिट भी पूरा करना है। थोड़ा आगे चलते हैं, डाटा आपके सामने है। अब अगेन वक्त थोड़ा कम हो गया, मैंने इसको डाटा का सोल्यूशन छुपाया हुआ था कि पहले आप करेंगे सामने, फिर हम मैच करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा। वक्त अब कम है, मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर 12 है और सेलिंग प्राइस 20 है और फिक्स कॉस्ट 6 लाख है, तो ब्रेक इवन इन सेल्स कितना होगा। अब अजीब सी बात कर दी, अगर ब्रेक इवन इन यूनिट्स होता आप फौरन से कहते सर ये 20 में से 12 माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, 6 लाख को मैं डिवाइड करूँगा, मसला हल हो जाएगा। अब अभी भी मसला हल कर सकते हैं, ब्रेक इवन के यूनिट्स निकालें, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास वो सेल्स आ जाएगी जिस पे ब्रेक इवन है। तो आपको फार्मूला ना भी जहन में आ रहा हो ना, तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने के बाद सिंपली आपने उन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो भी आप ब्रेक इवन सेल्स पे पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, फार्मूला हमारे जहन में आ रहा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशो। 6 लाख फिक्स कॉस्ट है, CS रेशो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, 12 की वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 8 रुपए की। तो 8/20 आपके पास पर यूनिट दिया हुआ हो तो उससे भी CS रेशो निकल सकती है, टोटल दिया हो तो उससे भी निकल सकती है। हमने 8/20 कर दिया, हमारे पास CS रेशो आ गई। ये सवाल 2-3 तरीके से सॉल्व हुआ। एक ये कि ब्रेक इवन यूनिट्स निकालें, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
और उसको मल्टीप्लाई कर दें, सेलिंग प्राइस 20 रुपए की, 1.5 मिलियन आपका ब्रेक इवन है। दूसरा तरीका फिक्स कॉस्ट ओवर सी एस रेशो, फिक्स कॉस्ट ली और 8/20 को वो कर दिया तो भी 1.5 मिलियन आया। तीसरा कुछ नहीं समझ आ रहा, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, पी गायब हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल, फिक्स कॉस्ट 6 लिख ली, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए इंटू एक्स है और सेल क्या है 20 रुपए इंटू, हमें वो यूनिट्स नहीं पता ना, एक्स वो कर लिया। इसको सॉल्व करें तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे 75,000। 75,000 वो यूनिट्स हैं जिस पे ब्रेक इवन है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस तो भी आपके पास 1.5 मिलियन आ गया। एक सवाल को 3 तरीके से सॉल्व किया है। ब्रेक इवन का प्रॉब्लम ही है कि इतनी ओपन चीज़ है कि एक किताब का फॉर्मेट दूसरे से मैच नहीं कर रहा, एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा, हर जगह एग्जामिनर ने जो उसको ठीक लगा उसने उस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। आप कर सकते हैं, बस आपको पीछे की कहानी समझ आनी चाहिए। क्या यहाँ तक पीछे की कहानी समझ आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट 12 है, फिक्स कॉस्ट 6 लाख है और ब्रेक इवन की यूनिट्स इतने हैं। अब सेलिंग प्राइस कितनी है? अगेन जब सारे फार्मूले आपको पता हैं तो आपने चीज़ों को फार्मूलों में डालना है, मिसिंग एलिमेंट ऑटोमेटिकली निकलता चला जाएगा। आपको पता है ब्रेक इवन इन यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। यहाँ 75,000 लिखा, यहाँ फिक्स कॉस्ट लिखी, यहाँ कंट्रीब्यूशन इज समथिंग सेलिंग प्राइस माइनस 12, सॉल्व किया एक्स 20 आ गया। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस वाले फार्मूले में लिखेंगे तो ये तो ऑब्वियसली बड़े आराम से 6 लाख फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है 12 इंटू 75,000 वो यूनिट्स, और सेल है उतनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पता नहीं कौन सी प्राइस, सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा। सवाल में कोई भी डाटा दिया और कोई भी मिसिंग हो, कहीं भी अटक जाएं, कोई फार्मूला ज़हन में नहीं आ रहा, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस लिखने और उसके कंपोनेंट्स डालने शुरू कर देने हैं। आप हमेशा जवाब पे पहुंचेंगे, लंबे तरीके से पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बट अगर फार्मूले याद होंगे तो शॉर्टकट होगा, कम टाइम में आप ज़रा ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जी, 150 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 80 है, 900। मैं छोटी छोटी एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ कि हर सवाल में इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती हैं। तो आपने प्रैक्टिस करते हुए ना इन सारी एग्जांपल्स को बाद में इस वीडियो को सुनते हुए आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, ताकि जब आप अल्फ़ाबेट्स पे सही हो जाएंगे तो फिर मजमून तो लिख ही लेंगे। 150 सेलिंग प्राइस 80, यानी इसका मतलब कंट्रीब्यूशन है यहाँ 70 की, फिक्स कॉस्ट 9 लाख है, यूनिट फॉर टारगेट प्रॉफिट जो है अगर 6 लाख का चाहिए तो कितना होगा, तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे भी आ जाता है। दूसरा सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, अब यहाँ पी है, फिक्स कॉस्ट 9 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट है 80 इंटू पता नहीं कितने यूनिट्स, प्रॉफिट है 6 लाख, सेल है 150 इंटू पता नहीं कितने यूनिट्स। इसको सॉल्व किया, एक्स निकल आया। हर चीज़ सी प्लस पी इज इक्वल टू एस में फिट हो सकती है। देन हमारी एक डिस्कशन आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। आपको तकरीबन सुन के हैरत होगा कि मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन को छोड़ के ये हमारी आखिरी डिस्कशन है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट कोई नहीं है ब्रेक इवन में, वैरायटी हैं, सवाल आएंगे और आपने उसके साथ तोड़ फोड़ करके खेलना होगा, चीज़ें पकड़नी होंगी, सी एस रेशो निकालनी होगी, इस तरह से करना होगा। बेस समझ आई हुई है तो ब्रेक इवन में कुछ भी नहीं है। ब्रेक इवन में कोई 25, 30, 40, 50 कॉन्सेप्ट नहीं है, गिनती की चंद बातें। और मैं अभी आगे एक सफ़े पे समअप भी कर दूंगा, सारी बातें एक सफ़े पे आ रही होंगी, फिर आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन के अलावा, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ चीज़ें बड़ी मज़ेदार कनेक्ट होती हैं। ये एक डायग्राम सी बनी हुई है, इधर वॉल्यूम चल रहा है कि कितने यूनिट्स बिक रहे हैं और इधर चल रहा है उन पे खर्चा या उन पे पैसे कितने आ रहे हैं। सबसे पहले ये सेल्स की लाइन है, 0 यूनिट पे 0 रुपये की सेल होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और ज़्यादा बारिश होती है और पानी आता है, और ज़्यादा बारिश होती है, जितने जितने यूनिट्स बढ़ते गए उतनी उतनी बारिश होती गई, तो सेल 0 पे 0 होगी और हर यूनिट बढ़ते साथ ऊपर जा रही होगी। फिर एक वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी सेल्स की तरह 0 से शुरू होगी लेकिन वो सेल से गरीब होगी थोड़ी, सेल ज़्यादा ऊपर होगी, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नीचे होगी, वो यहाँ नहीं दिख रही। फिर एक फिक्स कॉस्ट की लाइन है, 0 पे भी उतनी फिक्स कॉस्ट है और जितने जितने यूनिट्स बढ़े हुए हैं उस पर भी उतनी फिक्स कॉस्ट है। यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनाई, स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं है कि फिक्स कॉस्ट बराबर चल रही है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू हो रही है फिक्स कॉस्ट से और आगे ये वेरिएबल कॉस्ट उसमें ऐड होती जा रही है, यानी कि ये लाइन वेरिएबल कॉस्ट की है। हर यूनिट बढ़ते हुए फिक्स कॉस्ट से थोड़ी सी ऊपर कॉस्ट बढ़ रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये आपकी कॉस्ट की लाइन है, ये आपकी सेल की लाइन है, ये जगह टकरा गए। इस जगह रेवेन्यू में यूनिट्स में ब्रेक इवन नीचे है और रेवेन्यू में ब्रेक इवन लेफ्ट पे है। ये बात समझ आई? फिर
लेकिन हम असल में इस जगह पे सेल्स कर रहे हैं। भाई ब्रेक इवन, मैं ये नहीं कह रहा कि शवारमे वाला हमेशा 1000 शवारमे बेचेगा, हो सकता है आज वो 1722 शवारमे बेच रहा हो, तो उसका एक आज का लेवल होगा और एक ब्रेक इवन लेवल होगा। अब सवाल शुरू होता है आज के लेवल से। वो आज के लेवल में से कुछ फिगर्स मिसिंग करता है, आप उस आज के लेवल को ब्रेक इवन के लेवल पे ले जाके कुछ और फिगर्स ढूंढते हैं, तो उससे आज का लेवल 100% क्लियर हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता, वो कहता है फ्यूचर में ये इतना बढ़ गया, वो इतना कम हो गया, वो इतना कम हो गया। आप आज वाली सारी चीज़ों को इन्फ्लेट डिफ्लेट जैसे अभी तक हमने सीखा हुआ है करेंगे, फ्यूचर की अमाउंट्स आ जाएंगी, उसके ऊपर ब्रेक इवन के फार्मूले लगा के सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो ये सवाल आपसे नॉर्मली 2 दफ़ा कैलकुलेशंस करवाता है, एक दफ़ा आज के लेवल पे और एक दफ़ा फ्यूचर के लेवल पे। करना आपने हमेशा वही सारे काम है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भी परसेंटेज दे देते हैं। अब अगर मैं आज यहाँ सेल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ये जो यूनिट्स हैं मेरे पास इतने यूनिट्स सरप्लस हैं। भाई 1000 यूनिट में मेरा ब्रेक इवन हो रहा है, लेकिन मैं आज कितने बेच रहा हूँ, तो 200 यूनिट मेरे पास सेफ्टी मार्जिन है। मैं अपने ब्रेक इवन से 200 यूनिट ऊपर बेच रहा हूँ। कितने परसेंट ऊपर बेच रहा हूँ, अब इस परसेंटेज को मैंने ब्रेक इवन पॉइंट से नहीं कंपेयर करना, सेल से। मैं कहूँगा आज मेरी जो सेल 1200 की है ना, इसमें 200 मेरी बचत है, तो बचत डिवाइडेड बाय सेल्स, तो मेरे पास परसेंटेज बचत आ जाएगी। कोई पूछेगा हाँ भाई क्या चल रहा है, मैं कहूँगा यार जितनी सेल है ना उसमें 30% की बचत है, 70% तो ब्रेक इवन पूरा करते करते गुजर जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मैं कितना सेफ चल रहा हूँ। ब्रेक इवन पे तो बिल्कुल टच टली है, ब्रेक इवन से कितना ऊपर हूँ, जितना ऊपर हूँ वो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो एक्स्ट्रा एहतियात है जो मैं कर रहा हूँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स डिवाइडेड बाय सेल्स की यूनिट्स। अच्छा अब रुपए में देखते हैं, ये लेफ्ट पे रुपए चल रहे हैं ना, मेरा ब्रेक इवन था 50,000 रुपये पे, 50,000 की सेल पे, लेकिन प्रॉफिट जो मैं सेल्स इस सेल्स पे खड़ा हूँ तो मैं कितना कमा रहा हूँ, 70,000। इसका मतलब मैं 20,000 ज़्यादा कमा रहा हूँ। 50,000 से मेरा 50,000 की सेल से मेरा ब्रेक इवन हो जाता है, और मैं कितनी की सेल कर रहा हूँ, 70,000 की। तो इसका मतलब है मैं मेरी परसेंटेज बचत है। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज़ में भी लिख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में डिवाइडेड बाय सेल्स रुपीज़ में। दोनों का जवाब हमेशा सेम आएगा अगर आपका डाटा पूरा सही से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। अभी तो ये मैंने रफ डाटा बीच में लिया है, तो सवाल में आपको यूनिट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता लग जाए आप उस तरफ चले जाएं, आपको अमाउंट से पता लग जाए आप उस तरफ चले जाएं। अब पता नहीं आपने एक चीज़ नोट की या नहीं की, अब ध्यान से देखना है। ये मेरी सेल्स है, ऐसे ही है, 0 से लेके मेरी सेल चलते चलते ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर गई होगी और मैं आगे चला गया हूँगा, ऐसे ही है। ज़रा मुझे बताएंगे ये 200/1200 का जवाब क्या आता है, 1/6 यानी 16.67% टाइप। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ, मैं इस डायग्राम को ऊपर बनाता हूँ, ये मेरी सेल्स है, ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स है और ये 0 है। मैंने कहा ये 16 राउंड कर लेते हैं, इसको 16.5% कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 16.5% ऑफ सेल्स। अगर ये सेल्स 100 रुपये की है, अगर ये 100% है, तो इसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 16.5%। तो फिर 83.5% क्या है। तो अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता हो तो मैं उससे ये भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ब्रेक इवन कितना है। 100 में से उसको माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ब्रेक इवन की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल कितनी है। ये कितना है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल डिवाइडेड बाय सेल, और ये कितनी सेल्स हैं, ब्रेक इवन की सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो भी परसेंटेज निकले, मैं 1 में से माइनस कर दूं तो वो ब्रेक इवन सेल्स की परसेंटेज निकल आएगी। अब वो डाटा जैसे मर्जी दे दे, मैं उस डाटा को अपने हिसाब से मोल्ड करूंगा और मैं जवाब दे दूंगा। क्या बात सबको समझ आई? अब जब बात समझ ही रहे थे तो एक और बात भी समझ लें, मुझे थोड़ा सा और खुशी मिलेगी। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। CS रेशो किसे कहते हैं, कंट्रीब्यूशन सेल का कितने % है। तो एक काम करते हैं, इस दफ़ा सेल बनाते हैं 100%। ये 100% सेल है, इसमें
इतनी कंट्रीब्यूशन होगी और जो बकाया होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। तो सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस करने से क्या आएगा? इसका मतलब है सेल इज कंपोनेंट ऑफ टू थिंग, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। सवाल हमें दे देता है CS रेशो, वो कह देता है CS रेशो 30% है, यानी आपकी कंट्रीब्यूशन आपके सेल्स का 30% है, तो फौरन समझ जाया करें आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेल का 70% है। तो CS रेशो दी हुई हो तो वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे आप। मजे की बात है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हो ना तो CS रेशो तक भी पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट दी हुई होती है, निकालनी CS रेशो होती है। हम बड़ी मेहनत करके पहले वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंचते हैं, निकालते हैं, फिर सेल में से वो माइनस करते हैं, फिर एक जवाब निकालते हैं, फिर इस जवाब को सेल पे डिवाइड करते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम CS रेशो तक पहुंच गए। शवारमा कितने का बिकता था? 50 रुपए का, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? तो कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 20 की कंट्रीब्यूशन होती थी, 30 की वेरिएबल कॉस्ट होती थी, और बिकता था 50 का। तो 40% थी आपकी CS रेशो, तो 60% था आपका वेरिएबल कॉस्ट की सेल्स रेशो। तो मुझे सिर्फ एक वेरिएबल कॉस्ट दे दें, मैं इससे सेल भी निकाल सकता हूँ, इससे कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकता हूँ। आपको पता है एक टिपिकल सवाल में क्या कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं? 4, जिनमें से 3 मैंने खड़े खड़े बोल दी। अगर वेरिएबल कॉस्ट और CS रेशो पता हो तो आप वहाँ से कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, सेल भी निकाल सकते हैं। तो आखिरी चीज़ सिर्फ फिक्स कॉस्ट है। टिपिकल सवाल में आपको 4 ही चीज़ें चाहिए: सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन तो फिर इन 2 से मिलके बना है। तो टेक्निकली ऑल यू नीड इज सेल, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जिस सवाल में ये 3 चीज़ें ढूंढ ली, अब सवाल ना होना आपकी गलती हो सकता है, एग्जामिनर ने आपको सब कुछ दे दिया था। तो ब्रेक इवन के सवाल में परेशान नहीं होना कि मुझे को 15 चीज़ें ढूंढनी होती हैं, गिनती की 3 चीज़ें ढूंढनी होती हैं। हमेशा सेल, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा फिक्स कॉस्ट देखनी होती है, बाकी सारे इन्हीं से गोल गोल घूम के निकले होते हैं। याद रहेगा? तो हमने टोटके देख लिए, CS रेशो का ऑपोजिट है वेरिएबल रेशो। तो सवाल अगर आपसे कहे कि ये सेल और ये CS रेशो, आप फौरन से उसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करें। वो कहे सेल है 100 रुपये की और CS रेशो है 30%, आप कहें अच्छा 70 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है। चलाक बताते नहीं थे, सीधे तरीके से नहीं बता सकते थे, ठक करके पहुंच गए वेरिएबल कॉस्ट पे। कोई कंप्यूटेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मजाक नहीं। अगर आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह से वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, और आप खाम खा लंबे चौड़े फार्मूलों में गए हुए हो। आप कहें ठीक है, तुम असल में मुझे बता रहे हो कि ब्रेक इवन की सेल टोटल सेल्स का कितने % है। तो ये 2 परसेंटेजेस को ऑपोजिट भी पढ़ना आना चाहिए। ये आ गया तो फिर सारा डाटा हम लोगों ने डिकम्पोज कर लिया। तो हम तैयार हैं किसी भी तरह की चीज़ देखने का। यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है इसकी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह अगर आ जाए तो क्या है। उन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ और कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाले। हमें पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो होता है ब्रेक इवन की से, वो ब्रेक इवन से जो ऊपर की सेल्स हैं वो, और जो टोटल सेल्स हैं। तो यहाँ पे हमने उसको कंप्यूट किया हुआ है। एक छोटी सी कंप्यूटेशन है, वक्त कम है तो मैं ज़रा इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं करूँगा। इसी तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज जो है वो क्या है, यूनिट्स कितने होंगे, कंप्यूटेशन वगैरह दी हुई है। ये बाद में आपको स्लाइड शेयर हो रही होंगी, आप देख लीजिएगा। छोटी छोटी कंप्यूटेशन है। मकसद था कि हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, लेकिन हमारे जो टेक्निकल मसले हो रहे हैं हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जनरल कैलकुलेशन वही, फिक्स कॉस्ट हमेशा कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी। तो कुछ हमारे बातें समझ आ गई। अच्छा, अगर सेल पता है और वेरिएबल कॉस्ट पता है तो कंट्रीब्यूशन पता है, और अगर आप खुदा ना खास्ता ब्रेक इवन के लेवल पे खड़े हैं तो यही कंट्रीब्यूशन ही तो आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो इन सारी चीज़ों का इतना खूबसूरत रिश्ता है कि बस आपने समझना है कि आप खड़े कहाँ पे हैं, सवाल आपसे पूछ क्या रहा है। तो ब्रेक इवन कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, QM का कॉन्सेप्ट है। असल में QM का कॉन्सेप्ट है, और गिनती की चंद चीज़ें। अब आपको हर सवाल की हर फिगर का उलट भी अगर आपको पता है तो आपके बहुत सारे प्रोसेस शॉर्टकट हो जाएंगे। ब्रेक इवन को कभी भी रटा नहीं लगाना, कभी भी फॉर्मेट्स के साथ नहीं करना, कभी भी 15 सवालों की प्रैक्टिस करके ये नहीं सोचना कि ब्रेक इवन मुझे समझ आ गया। ब्रेक इवन की कोर को समझना है
क्यों आई कैप ने यहाँ ये परसेंटेज लिखी, क्यों टीचर ने क्लास में लिखी, उस वीडियो को बार बार देखें, उसने कोई लॉजिक बताई होगी, उस सवाल के सॉल्यूशन को बार बार पढ़ें, उसमें कोई लॉजिक होगी। लॉजिक जहन में है तो ब्रेक इवन का सवाल हो जाएगा और तकरीबन परफेक्ट हो जाएगा। ये और बात है कि उसकी प्रोफेशन के चक्कर में हो सकता है फिर पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। लें जी, सामने वालों को दुख होगा लेकिन ऑनलाइन वालों को ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो गया। सामने वालों का एक नीचे एक्स्ट्रा फार्मूला मिस हो गया। ये फाइनली आपकी एक गोल्डन शीट है जिसमें सारा ब्रेक इवन में जो भी वैरायटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे है वो सब इस जगह है। इसमें सिर्फ आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी सारी बातें एक स्लाइड पे हैं। जैसे मैंने अभी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में कोशिश की कि एक शीट में आपको सारा कुछ दिखा दिया जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं ये कुछ। ब्रेक इवन की यूनिट का फार्मूला फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन रुपए का फार्मूला इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे। फिर समझा दिया कि सी एस रेशो होती है कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, तो फिर हमने ब्रेक इवन इन रुपीज़ का दूसरा फार्मूला भी इंट्रोड्यूस कर दिया, फिक्स कॉस्ट ओवर सी एस रेशो। टारगेट प्रॉफिट और यूनिट्स के लिए वही फार्मूला लगाना है, सिर्फ टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देना है। सेल्स के लिए वही फार्मूला लगाना है, फिक्स कॉस्ट ओवर सी एस रेशो, लेकिन टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देना है। जब फंस जाएं, जहाँ फंस जाएं, हमेशा आप फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, यानी कि सी प्लस पी इज इक्वल टू एस में से पी हम गायब करते हैं तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे पहुँचते हैं। अगर एक सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट हो और आप फंस जाएं तो आप इस तरफ आ सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं खड़े, किसी और पॉइंट पे खड़े हैं, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस लिखें, सारी चीज़ें डालनी शुरू कर दें। मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़ा, ओखे से ओखा सवाल हो जाएगा, लंबे तरीके से होगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा, और अगर सेल आपको टारगेट प्रॉफिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट माइनस वेरिएबल। इसी में फिक्स कॉस्ट के साथ टारगेट प्रॉफिट ऐड कर लें। आपको पता है टारगेट प्रॉफिट में हमेशा फिक्स कॉस्ट रिच हो जाती है कि फिक्स कॉस्ट भी पूरी करनी है और टारगेट भी पूरा करना है। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस आपको पता है और इसको अलग अलग तरीके से घुमाया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स में फार्मूला है। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? बजटेड सेल की यूनिट्स, जितने सेल की यूनिट हम प्लान कर रहे हैं, माइनस ब्रेक इवन की यूनिट्स। फिर उन यूनिट्स को सेल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। रुपयों में डिवाइड करेंगे तो भी सेम परसेंटेज ही आएगी। डाटा रुपयों में दिया हुआ, यूनिट्स में दिया, आप निकाल सकते हैं। नीचे जो आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने लिखा है सी एस रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो इज इक्वल टू 100%। सी एस रेशो कंट्रीब्यूशन का जो सेल से रेशो होता है उसमें ऐड करें वेरिएबल का जो सेल से रेशो होता है तो वो मिला के 100% बनता है। तो ये 200% वाली बातें समझ आ रही हैं आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज दी हुई है तो आप ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय सेल की परसेंटेज उसको रिवर्स करके समझ सकते हैं, 1 में से माइनस कर दें। इस तरह से सी एस रेशो दी हुई है तो उसको 1 में से माइनस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट की रेशो आ जाएगी। सी एस रेशो दी हुई है, सेल दी हुई है, सेल से मल्टीप्लाई करें, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। 1 में से माइनस करके सेल से मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। पता नहीं मैं अपने सामीन और नाजरीन को उस लेवल पे पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तीसरे फ्लोर पे खेल रहा हूँ और आप सेकंड फ्लोर से ऊपर की सीढ़ियाँ ढूंढ रहे हैं? मेरे साथ हैं? मैंने परवाज़ ज़रा आहिस्ता रखी हुई है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक के साथ जुल्म मत करें। इस टॉपिक को जब आप मैथ के अलावा अकाउंटिंग पढ़ के समझना शुरू कर देते ना, आपको जो कॉस्ट का बच्चा मिलेगा कहेगा यार हर चीज़ सीधी हो गई है, ब्रेक इवन नहीं सीधा हो रहा। और मैं हैरान होता हूँ कि ब्रेक इवन कैसे सीधा नहीं हो रहा, ब्रेक इवन तो है ही सीधा। लेकिन चूँकि इसका कोई फॉर्मेट रट्टा नहीं मारा, इसमें ये नहीं पता कि खब्बे पासे कीड़ी शायद डालनी है, सज्जे पासे ओवरहेड एलोकेशन एब्जॉर्प्शन, ये वो सारी चीज़ें आप प्लस माइनस रटे मार लेते हैं। तो इसको रटा मार के नहीं करना है, इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी कोड लॉजिक है, उस तक जाना है। डन? लो जी, प्रैक्टिस के लिए अचानक से एक सवाल सामने आ जाता है। छोटे सवाल से स्टार्ट किया ताकि हम जल्दी से प्रैक्टिस करके फिर आगे ज़रा तकलीफ सवाल पे जा सकें। सेलिंग प्राइस है 1600, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 240 है, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर उसके अलावा बाकी जो है वो 960 है। तो अगर मैं थोड़ा सा कंप्यूट करूं तो कंट्रीब्यूशन 400 रुपये की है, 1600 में से अगर वो 2 माइनस कर दूं, ऐसे ही है। फिक्स कॉस्ट में कोई लेबर कॉस्ट नहीं है और वो है 8,50,000। डाटा में वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन वाज 6000, आपने प्रोडक्शन और सेल्स कितनी की? 6000 की, विच रिप्रेजेंट 80% ऑफ आपके पास जो फैक्ट्री में कैपेसिटी थी, आप उसके कितने % पे चल रहे हैं? ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अगर ज़रूरत पड़ी तो काम इसमें लाएंगे। वो अक्सर सवालों में इन्फॉर्मेशन देते हैं, कभी यूज़ करते हैं कभी नहीं करते। हमने 6000 यूनिट हमें समझ आ गया। मैनेजमेंट प्लान कर रही है कि वो वेजेस इंक्रीज कर दे डायरेक्ट लेबर की 15% से अगले साल से।
बड़े बदतमीज़ लोग हैं। अच्छा भला हमें डाटा दिया, हम निकाल लें जवाब, वो कहते नहीं अगले साल से हम वेजेस बढ़ा देंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट। करंट प्रॉफिट मेंटेन करना चाहते हैं हम, तो बताओ वो करंट प्रॉफिट भी हम मेंटेन कर लें तो कितने यूनिट्स बेचें अगर सेल प्राइस भी 1600 पे रहे और वेज इंक्रीज भी इफेक्ट में आ जाए। यानी वो कह रहे हैं भाई प्रॉफिट भी हम चाहते हैं कि इतना हो, सेल भी हम चाहते हैं इतनी ही हो। आपको तो फिक्स कॉस्ट भी उतनी रहती है, तो कहानी का फ़र्क पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से। वो कह रहे हैं जी हम ये सब चाह रहे हैं, बताओ कितने यूनिट्स पे बेचें तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि आपको वो पॉइंट चाहिए जहां आप टारगेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करूं तो ये 400 तक हम पहुंच गए कंट्रीब्यूशन में। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूं तो 400 को 6000 से मल्टीप्लाई कर दूं 2400 और उसमें से 850 माइनस करूं तो आज हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं 1.55 मिलियन। ये समझ आई बात? हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 6000 यूनिट है ना, तो बजाय इसके कि मैं सेल से मल्टीप्लाई करता, फिर लेबर से मल्टीप्लाई करता, फिर वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता, फिर माइनस करते, मैंने कंट्रीब्यूशन निकाली पर यूनिट 400 को मल्टीप्लाई कर दिया 6000 से, पता लग गया 2.4 मिलियन। फिक्स कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट। इसका मतलब टारगेट प्रॉफिट ये है। फार्मूला आप हमेशा पता है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है, वो तो हमारे पास है 400 रुपये। आप कहेंगे नहीं सर, उन्होंने कहा है कि लेबर को हमने 15% इंक्रीज देना है। लेबर अगर मेरी 15% इंक्रीज पे चली गई है, जो 240 है, इसका 15% कितना बनता है? हाँ जी 36, एक भाई ने कहा 36 बनता है। तो मेरी कंट्रीब्यूशन अभी 400 है, लेकिन अगर मैं अपना खर्चा बढ़ा दूंगा 36 रुपये से, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 400 माइनस 36, जवाब आ जाना चाहिए। 400 माइनस ये जो 15% का इजाफा है 364, ये चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई, हमने ठग करके निकाल लिया। आपको फिर भी मुश्किल लग रहा है तो आप ये 1600 आपको पता है, 1600 में से 240 मत माइनस करें, 240 का बढ़ा हुआ रेट मल्टीप्लाई करें, 15% बढ़ेगा तो 240 इंटू 1.15 और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो भी आप पहुंच सकते हैं। अब ये टोटल आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी डाटा को डिकम्पोज करें। क्या बात समझ आ रही है? तो आपने ये यहाँ से लगाए और वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऊपर से लगा दी। सवाल अगले लेवल में दाखिल हुआ, उन्होंने कहा जी रुक जाओ, हम ये मानते हैं कि हम 760,000 की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अगर मशीनरी में करें जिसकी 10% सालाना डेप्रिसिएशन है, तो समझ आ गया कि वो आपको एक इजाफी फिक्स कॉस्ट बता रहे हैं कि 10% अब आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। 760,000 का 10%, 76,000 की फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 2 मिलियन का, एज्यूमिंग के सारे यूनिट्स जो भी हम बना रहे हैं वो बिक जाएंगे और वेज इंक्रीज भी इफेक्ट में है। वो कह रहे हैं वेज इंक्रीज भी जहन में रखो, फिक्स कॉस्ट का बढ़ना भी जहन में रखो, 2 मिलियन की प्रॉफिट की ख्वाहिश भी जहन में रखो। हम कहेंगे मासूम सी जान है, कितना बोझ डालना है। उसने कहा सारी चीज़ें जहन में रखो। अब एक बिल्कुल सिंपल सी मैथ हो सकती है कि सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्टें माइनस करनी होती हैं, वो लेबर की कॉस्ट होती है, वो ओवरहेड की कॉस्ट होती है, और एंड पे हमने फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी होती है। वो ये कह रहा है कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। यानी अगर मुझे ये सेल्स पता लग जाए ना तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें पता लग जाएंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी टोटल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 25% से, अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स तक तो हम पहुंच जाएंगे। लेबर तक पहुंच जाएंगे हम, लेबर का पर यूनिट 240 का इंक्रीज्ड। ओवरहेड में कोई फर्क पड़ेगा? सवाल ने कोई डाटा दिया है हमें? सवाल ने हमें कुछ सामने डाटा नहीं दिया, सिवाय इसके कि नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट में कोई इंक्रीज बताया इन्होंने? बताया है। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट में आपने ऐड कर देना है वो जो 76,000 की डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं इसको थोड़ा देखने की कोशिश करूं तो एक तरीका, वेरिएबल कॉस्ट में कहूं
पहले यूनिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग 6000 पे हैं, हम कितने बेच रहे हैं आज? 6000। और हम टोटल कैपेसिटी का कितने परसेंट है? 80%। तो 100% कैपेसिटी कितनी होगी? अगर 80% 6000 है, किसी 100 का 80% ये है, तो अगर मैं इसको 80% से डिवाइड करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 100% पे। वो बन जाएगी हमारी 7500 भाई ने कहा, ये हमारी नई कैपेसिटी बन जाएगी, मतलब ये 100% बन जाएगी। वो क्या कहते हैं, हम अपनी कैपेसिटी 25% इंक्रीज करें, तो इस 100% को जब मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब मेरे पास वो यूनिट्स आ जाएंगे, रिवाइज यूनिट। फिर वो मैथ की उन्होंने, ये यूनिट्स मेरे पास मौजूद हैं, इन यूनिट्स ने लेबर से मल्टीप्लाई होना है, इन यूनिट्स ने ओवरहेड से मल्टीप्लाई होना है। फिक्स कॉस्ट तो एक दफ़ा ऐड करनी है, मैंने एक दफ़ा ऐड कर दी। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 850,000 प्लस इसका 10%, यहाँ लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट 960 इन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेबर का रिवाइज रेट इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा था 2 मिलियन प्रॉफिट चाहिए, मैंने यहाँ 2 मिलियन प्रॉफिट पहले से लिख दिया। इन सारी चीज़ों को जब मैं रिकंसाइल करूँगा तो खुद ब खुद निकल आएगी सेल, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। मैं कहूँगा तुम्हारी नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे पता है, और जवाब में आ जाएगा जवाब में आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल सेलिंग प्राइस का रेट। अगर ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम दे रही है तो हमारे पास एक फार्मूला तो है ही, C+P=S। हम C+P=S में भी अगर ये सारी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे तो भी खुद ब खुद जवाब आ जाएगा। सामने वो स्क्रीन जो फिजिकल यूज़र्स को नज़र नहीं आ रही, उस पे मैंने वो चीज़ शो की हुई है। चले, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट होता है। आपने कंट्रीब्यूशन वाली चीज़ें यहाँ लिखी, फिक्स कॉस्ट यहाँ लिखा, प्रॉफिट यहाँ लिखा, आपने उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, आपका जवाब आ गया। आप कहेंगे नहीं सर अजीब सी बात आप कर रहे हैं, हमें C+P=S पता है। ओके, C+P=S, S कितना है? कुछ यूनिट हमें पता है, यूनिट्स हमने निकाले थे 9375। तो S है 9375 को किसी X से मल्टीप्लाई करना है जो हम ढूंढ रहे हैं। प्रॉफिट कितना है? 2 मिलियन। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पता है हमें, पीछे हमने निकाली थी 926,000। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है 960 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें पता ही है ना। तो हम यहाँ पे लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट डाल देंगे, वो अमाउंट्स यहाँ लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो एक्स आ जाएगा। कभी भी किसी भी सवाल में कहीं भी फंस जाए ना, C+P=S लिखें और उसके कंपोनेंट्स डालना शुरू करें, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा ना तो फार्मूलों से कभी भी नहीं हो सकता। सारे फार्मूले निकले इसमें से। बेस की तरफ चला जाना है। कोविड आया, लोग अपने गाँव की तरफ चले गए, शहर छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा हम कुदरती जगह पे जाएं, कुदरती लाइफस्टाइल पे वापस पहुंच जाएं। तो जब भी आपको कोई कोविड का सामना हो, आपने बेस की तरफ चले जाना है। जैसे ही आपको कोई अजीबोगरीब से सवाल, अजीब सी बातें नजर आए, आपने ओरिजिनल की तरफ चले जाना है, विच इज C+P=S। सवाल जल्दी से एक आध और देखते हैं। मैंने सवाल 3-4 सजाए हुए थे, लेकिन अभी वही बात है कि देखते हैं क्या कुछ खेल सकते हैं। क्योंकि अभी एक फिनोमेना हमारा डिस्कस होने वाला रहता है, मल्टी प्रोडक्ट। उसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, लेकिन 12 डिस्कस होना है। एक कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक की, वो एक प्लांट परचेज करना चाह रही है जो कि 1 लाख बोतलें महीने में बना सकता है। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन आपको लगता है कि आप 60 से 80 हज़ार के दरमियान बोतलें बेच सकेंगे। बजटेड कॉस्ट दोनों लेवल्स पे बता दी है। 60,000 बोतलों पे कितना मटेरियल पे लगेगा, 80,000 पे कितना लगेगा। जब भी आपको एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवल पे चीज़ें दी हुई हों तो सम टाइम आप देखते हैं कि हो सकता है वो हाइलो मेथड से फिक्स्ड और वेरिएबल हमसे अलग अलग करवाना चाह रहे हो। जालमों ने बताया ही नहीं कि फिक्स कितना और वेरिएबल कितना है, सारी चीज़ें लेफ्ट पे लिख दी और सामने 2 अलग अलग अमाउंट्स दे दी। तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इनमें से कौन कौन सा वेरिएबल और कौन कौन सा फिक्स्ड है। अगर दोनों लेवल पे एक ही कॉस्ट होती तो मैं कह देता वो फिक्स्ड है। ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है। तो फिर हम देख लें, 60,000 बोतलें 3,60,000 में है, तो एक बोतल कितनी की हुई? 6 रुपये।
80,000 अगर 480 में, तो एक बोतल हुई 6 रुपये की। इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें फिक्स का एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 लाख को 60,000 पे डिवाइड करूँ और 260 को 80 पे डिवाइड करूँ तो जवाब बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है इस जालिम लेबर में कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। तो सवाल ब्रेक इवन का है, लेकिन आपको पहले हाई लो में खिलवा लिया। ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपको जो रिटेलर है उसको भी 8% कमीशन देना होगा। एक नई वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने बता दी कि आपने कमीशन देना है। कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स इफ कंपनी डिसाइड टू फिक्स द सेल प्राइस एज 16 रुपये पर बोतल। 16 रुपये पर बोतल अगर प्राइस हो, सेलिंग प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट डाटा में से निकल सकती है, फिक्स कॉस्ट डाटा से निकल सकती है। ये 3 चीज़ें आ जाएं तो आप अनस्टॉपेबल है, कुछ बचा ही नहीं, अब सब कुछ है आपके पास। तो उन्होंने बताएं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ और यूनिट्स में किस तरह से आएगा। तो थोड़ी सी वर्किंग जल्दी से देखते हैं। हमने क्या किया, 60,000 80,000 की जो पैसे उनको लिखा और पर यूनिट निकालने की कोशिश की, अंदाज़ा लगाया कि कौन कौन सा। तो पता लगा सिर्फ यही वेरिएबल है, बाकी जो लेबर है इस पर अगर हम देखें हाई लो मेथड लगाने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है कि फ़िक्स कॉस्ट इतनी है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। इस पर हाई लो मेथड लगाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या है और कितने का वो डिफरेंस बन रहा है। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वगैरह को हम डिफरेंशिएट करने की पोजीशन में तब आ जाएंगे जब आपको ये पता लग जाए कि इसमें हाई लो मेथड। तो ये हाई लो मेथड लगाते हुए मैंने ये रेट्स निकाले हैं। मैं वो हाई लो मेथड यहाँ दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, याद है ना, हाईएस्ट में से लोएस्ट अमाउंट डिवाइड बाय हाईएस्ट में से लोएस्ट यूनिट्स। तो हैं ही 2 अमाउंट्स और 2 ही यूनिट्स हैं, तो आपने उनको माइनस करके फिक्स और वेरिएबल अलग अलग कर लिया। अब पता लग गया कि फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है और वेरिएबल पर यूनिट कितना है। तो पहला काम क्या करना है, ब्रेक इवन यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट अभी निकाली हमने 1,20। वेरिएबल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जवाब आ गया। रुपीज़ में चाहिए, मसला कोई नहीं, यूनिट्स आए हुए हैं, रेट से मल्टीप्लाई कर दो रुपीज़ में आ जाएगा। दूसरे तरीके से चलना है, CS रेशो से कर लें। 1,20 को CS रेशो से डिवाइड कर दें। CS रेशो क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 16 में से ही माइनस कर दें। तो यहाँ से CS रेशो, और इतनी मेहनत क्यों करें, इसको 16 पे डिवाइड करें ज़रा, इस वेरिएबल कॉस्ट को 16 पे डिवाइड करें। अच्छा आपको नज़र नहीं आ रहा, सॉरी। 12.28 मेरी आई है वेरिएबल कॉस्ट। इसको ज़रा डिवाइड करें 16 पे जी, 0.76। आपने कहा 76% है वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर CS रेशियो कितनी होगी, 24%। और CS रेशियो चाहिए आपको ब्रेक इवन के लिए, ब्रेक इवन रुपए में वो करने के लिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,20। ज़रा इससे ये CS रेशियो डिवाइड करें, अल्लाह खैर करे। ख़तरनाक सी फीलिंग आ रही है, शायद इतना अच्छा जवाब ना आए। ये तो एक्स्ट्रा टाइम भी सोचा ही नहीं था कि ये भी लगेगा। इन्होंने कहा जी पूरा राउंड होके हमारे पास आ गया है सेम जी, ठीक है। इन्होंने कहा ये 0.76 इतना करके आया था। जब हम परसेंटेज को पूरा वो करें, जैसे भाई ने जब 76% बताया तो आई बिलीव कि ये पूरा 76% है, तो ऐसा तो ना करें, क्योंकि इधर तो हमने बहुत बड़ी गेम खेलनी है ना। अच्छा भाई ने खुद ही से राउंड खुद ही करके मुझे बता दिया, और जवाब में कह रहे हैं सर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो भाईजान ये थोड़ा सा फ़र्क आपने जो मुझे पॉइंट्स के साथ नहीं बताया, तो अगर कैलकुलेटर पे वो जवाब आया वो आप 150, तो इसका मतलब है आप फार्मूला लगाएं, आप मल्टीप्लाई करें या C+P=S कर दें तो भी हो जाना है। क्या मेरी मुशक्क़त ज़ाया तो नहीं जा रही। पार्ट बी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई ब्रेक इवन पॉइंट हमें यूनिट्स में चाहिए। अगर कंपनी डिस्काउंट दे दे 10% ऑन परचेज ऑफ 20 बॉटल्स और मोर, एज्यूमिंग दैट 20% ऑफ सेल्स विल बी बायर हु विल अवेल दिस। वो कह रहे हैं अगर कंपनी एक डिस्काउंट दे दे, डिस्काउंट कितना है 10%, उनको जो 20 बोतलें खरीदेंगे, उन्होंने कहा 20% लोग ये अवेल करेंगे। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस 16 नहीं रहेगी, 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस 16 होगी
और 20% ऑफ द टाइम 16 का 90% होगी। तो फिर मुझे एक रिवाइज सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, निकाल ली, बाकी सारी गेम उसी तरह से ही है। इन्होंने गुस्ताखी कर दी, इन्होंने कहा कि जी सेलिंग प्राइस इस तरह से रिवाइज हो जाएगी, तो मैंने कहा 16 का 80% वैसे ही रहेगा और 16 का 20% 90% पे होगा, तो आपका जो वो रेट निकला वो 15.68 निकला। अच्छा, फिर वेरिएबल कॉस्ट, जाहिर है सेलिंग प्राइस चेंज हुई तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में एक अजीब सी चीज़ थी, 8% कमीशन, जो हमने अपने टेबल में नीचे लिखा था, ये कमीशन सेल्स का है। तो फिर हमने एक चालाकी की कि एक दफ़ा हमने वेरिएबल कॉस्ट बता दी अदर देन कमीशन, कमीशन को रीवर्क कर लिया, तो नई वाली हमारे पास वो भी आ गई, कंट्रीब्यूशन भी आ गई, यूँ समझे नई वाली वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। जब नया सारा कुछ आ गया, आपने डाटा में पुट किया, आपके पास ब्रेक इवन आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है? इसी तरह से एक सवाल उन्होंने और दिया कि जी कंपनी है एचआर, वो प्लान कर रही है एक नया प्लांट इंस्टॉल करने की, प्लांट प्रोडक्शन जो है वो 150,000 यूनिट्स है, प्लान्ड बजटेड आइडियल, पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं, लेकिन जो आपकी फिक्स कॉस्ट एलोकेट हो रही होती है वो हमेशा आपकी प्लानिंग की बेस पे हो रही होती है। वो कह रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल 6 मिलियन लगेगा, लेबर 5 मिलियन लगेगा, ओवरहेड 10.29 मिलियन लगेंगे। अब हम ओवरहेड देखते ही तड़प जाते हैं, भाई मुझे फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग बताओ। उन्होंने कहा कुछ निशानियां आपको बताते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के। फैक्ट्री प्रेमिसेस जो है वो एक 1.8 मिलियन पर एनएम कॉस्ट पे आएगी हमारे पास, तो इसका मतलब है 10.29 में 1.8 मिलियन फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और 50% ऑफ विच वुड बी फिक्स्ड। तो इनडायरेक्ट लेबर आप पहले निकालेंगे 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करके, और उसका कुछ पोर्शन फिक्स में डाल देंगे और कुछ पोर्शन वेरिएबल में डाल देंगे। डेप्रिसिएशन बता दी, ये फिक्स चीज़ है। टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बजट हुई है 3 मिलियन की, 80% वेरिएबल है और 20% फिक्स है, तो आप 3 मिलियन के 2 टुकड़े करके वहाँ पे सजा देंगे। ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर, जो बच जाएगा 10.29 में वो सारा उठा के आप डाल देंगे। इससे पहले कि हम सवाल को आगे पढ़ें, पहले ये थोड़ा सा ब्रेकअप देख लेते हैं। मैंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें जो बताते जा रहे थे ये लिखता गया, और फिर उसमें से जो रिमेनिंग है वो उठा के वेरिएबल के खाते में डाल दिया। यानी कि ये फिक्स लिख लिया, जो जो उसमें वेरिएबल का एलिमेंट था उसको लिख लिया, ये इन सबको जब टोटल किया तो निकला 6.8। तो 10.29 में से 6.8 यानी कि फिक्स्ड वाले सारे और वेरिएबल वाले, इनको माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 3.49 अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ लिख दी और सारी फिक्स कॉस्ट। अच्छा, शुरू में डायरेक्ट मटेरियल लेबर वो भी वेरिएबल है, वो भी हमने यहाँ सजा दिया, और उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग कर रहे हैं। जी जी, 30 में इनडायरेक्ट में क्या है? ठीक है, हम ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं हम पूरे साल की प्लानिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इनडायरेक्ट लेबर 30% हम बजट कर रहे हैं। किसका? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 30% हमें लेना होगा। इसमें से आधा फिक्स्ड है और आधा वेरिएबल, तो हम उसको फिर उस हिसाब से उसको 2 से डिवाइड करके और दोनों तरफ हमने बराबर और बराबर डिवाइड कर दिया। तो हमने उन दोनों जगह ब्रेकअप किया। फिर मजीद नीचे आए, उन्होंने कहा सेल्स और मार्केटिंग बजट भी सुन लें क्या है। 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनकी मंथली तनख्वाह 25,000 है और एक सेल कमीशन 2% ऑन सेल्स है। अब ये कमीशन सेल्स का वेरिएबल हो गया और जो तनख्वाहें हैं फिक्स्ड हो गई। एक डिलीवरी वैन हायर की है 7,000 पर मंथ पे, हम साल का डाटा देख रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दें। एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है 1.5 मिलियन, तो इसका मतलब है इस डाटा से भी हमें फिक्स कॉस्टें पता लगती गई और एक कमीशन पता लगा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मिलना है, जिसको अब हमें वहाँ उधर ऐड कर देना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट में, जहाँ पे भी हमें मौका मिले। ये अभी तक जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें हमने अभी उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं कंसिडर किया। अच्छा जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालें एंड क्वांटिटी भी निकाल लें। कब? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑन सेल्स चाहेंगे, नेट ऑफ 2% सेल्स कमीशन। आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं बोल के बता रहा हूँ। कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू
एंड क्वांटिटी फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर एचआर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% का ले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन CS रेशो आप कितनी चाह रहे हैं? 40%। और क्या माइनस हुआ वो? 2% सेल का कमीशन ऑलरेडी माइनस हुआ वो। तो अगर CS रेशो इतनी है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू और ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए, तो ब्रेक इवन रुपयों वाला फार्मूला चाहिए और ब्रेक इवन यूनिट्स वाला। क्या होता है ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जो रुपए वाला है, तो एक काम करें, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास ठक करके नजर आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में हमने चीज़ों को देखना है कि वो किस किस तरह से हो सकती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमें सेलिंग प्राइस पता है सवाल में? कहीं सवाल ने हमें कहीं सेलिंग प्राइस बताई है? नहीं बताई, लेकिन हमें एक मार्जिन बता दिया, CS रेशो बता दी। तो अगर मैं एक भी चीज़ निकाल गया ना, कंट्रीब्यूशन मेरे हाथ में आ जाए, ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, मैं असल वाली सेल्स तक जा सकता हूँ। तो बस इस डाटा को थोड़ा सा आप यूज़ करके अब थोड़ा मैनिपुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ जो हमने ब्रेकअप किया था 17.64 का, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये आ गया 117.6, और ये 60% ऑफ नेट सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट 60% नेट सेल्स है, तो यहाँ से भी हम सेल्स तक पहुँच सकते हैं। तो नेट सेलिंग प्राइस हो गई उसको 60% से डिवाइड किया, तो हमारे पास चूँकि 40% अगर कंट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है? 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई, तो उसको 60% से डिवाइड कर दिया, तो पता लग गई नेट सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स है, उसको ग्रॉस अगर बनाना है तो आपको पता है उन्होंने कहा था 2% उसमें कमीशन है, तो अगर मैं 98% से डिवाइड कर दूं तो ग्रॉस आ जाएगा, यानी एक 100% सेल होगी जिसमें से 2% माइनस होकर 98% होगा नेट सेल। तो मेरे पास नेट सेल आई हुई 196, इसको 98% से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल भी आपके पास है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने निकाल लिया, आपने चीज़ें पुट की, जवाब आ गया। जब जवाब आ गया, सिंपली आप सेलिंग प्राइस की रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लें। दूसरा तरीका है कि फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशो की तरफ आप चले जाएं। तो बस सिर्फ डाटा आपने इन फार्मूलों में पुट करना है, और जो मिसिंग एलिमेंट है उनके ऊपर थोड़ी सी जद्दोजहद करनी है। जल्दी से एक सवाल और देख के और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जिक्र भी आ जाए। ये हमारा टाइम ज़्यादा लेगा ये सेशन, लेकिन ये ज़रूरी है। सेल दी हुई 160 मिलियन की, वो कहते हैं जी आज हमें कुछ डाटा पता है। सवाल जब आज का डाटा देना, आपने उसको भी तोड़ फोड़ देना है, क्योंकि फ्यूचर वाले डाटा में ना आज का डाटा ही जगह जगह इस्तेमाल हो रहा होता है। तो एक दफ़ा आज के डाटा को पकड़ के ऐसी की तैसी कर देनी है, उसमें से ये 3 काम की चीज़ें निकाल लेनी है: सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बाकी कंट्रीब्यूशन ये वो सब निकल आना है। सेल्स दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया, इन चलाकों को अंदाज, इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं इन्होंने हमें क्या क्या बता दिया है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी बता दी, इन्होंने हमें वो भी बता दी है, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी है। तो इसका 70% हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, 112 मिलियन। फिर लोगों ने बताया हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है ये हमें कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स हैं वो हमारी टोटल सेल्स का 75% है। तो टोटल सेल्स कितनी है? 160। ब्रेक इवन की सेल्स पता लग जाएंगी। अब ब्रेक इवन की अगर सेल्स पता लग गई तो उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट और इस तरह की चीज़ें माइनस कर देंगे, तो आप फिक्स कॉस्ट भी ढूंढ सकेंगे। जब सारा कुछ आ गया तो मसले ही हल हो गए। तो इसी 160 मिलियन का तोड़ फोड़ कर देते हैं। इस 160 मिलियन में 120 है ब्रेक इवन की सेल्स, ठीक है। इस 120 का अगर हम 70% लें तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी इसमें, या इस 120 का 30% लें तो उस 120 में कंट्रीब्यूशन होगी, वो कितनी होगी? 36। ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट, तो मैं तो फिक्स कॉस्ट निकाल ली बीच में से। तो थोड़ी सी तोड़ फोड़ करके काफ़ी कुछ निकल सकता है। निकल आया। बस आपने हमेशा CS रेशो को उल्टी तरह से भी पढ़ना आना चाहिए। ये अगर पढ़ना आ गया ना, आपके बहुत सारे स्टेप्स बच जाएंगे।
और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी उल्टा पढ़ना आना चाहिए। आ गया, छा गए आप। अब क्या है, अब अगले ईयर की इंफॉर्मेशन है। ब्रेक इवन सवाल की एक टिपिकल आदत है, वो आज का डाटा देते हैं और फ्यूचर की प्रोजेक्शन देते हैं। निकालना जवाब फ्यूचर से होता है, लेकिन वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट इतनी बढ़ गई उस वक्त, अब आज की पता होगी तो पता लगेगा ना। वो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट में इतने % इजाफा हो गया आज से। तो आज के डाटा को हमेशा डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज जितना कर सकते हैं करें, जहां मुश्किल पड़ जाए आज वाले डाटा का ब्रेक इवन निकाल लें। उस ब्रेक इवन निकालने से वहां से नॉर्मली फिक्स कॉस्ट इजाफी निकल आएगी। तो आज का डाटा इंक्लूडिंग आज का ब्रेक इवन से हमें डाटा मिल गया। ये डाटा को इन्फ्लेट करना है, फ्यूचर पे लेके जाना है और वहां उस पे फार्मूले लगा के फ्यूचर का ब्रेक इवन निकाल लेना है। मेजॉरिटी 60-70% ऑफ द क्वेश्चन में डाटा आज का देंगे, कैलकुलेशन फ्यूचर पे करवाएंगे। तो आज के डाटा को तोड़ के ये 3-4 काम की चीजें निकालनी है और फिर फ्यूचर की तरफ जाना है। आज के डाटा को तोड़ते हुए शायद आपको ब्रेक इवन के डाटा की भी आज जरूरत पड़े, जिससे आपकी, जैसे मैं फिक्स कॉस्ट यहां सवाल में नहीं नजर आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था, उसके लिए फिर हम लोगों ने थोड़ी सी जिद्दोजहद की थी कि प्रॉफिट दे देते और कंट्रीब्यूशन दे देते, दोनों का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट होता, वो नहीं दिया हुआ था। तो हमने जब ब्रेक इवन के लेवल पे लेके गए तो वहाँ ब्रेक इवन के लेवल में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट बराबर होता है। अगर सवाल आपको CS रेशो दे रहा है ना आज, तो आज के डाटा का ब्रेक इवन अगर आपको मिल जाए तो उस ब्रेक इवन पे 30% मल्टीप्लाई करें कंट्रीब्यूशन, वही फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन की हो या आज के लेवल की हो, ये हमेशा बराबर होती है। बट फ्यूचर की फिक्स कॉस्ट सवाल बताएगा कि उसमें कोई प्लस माइनस हुआ या नहीं हुआ। पता नहीं गोल्डन बात समझ आ रही है आपको या नहीं। तकरीबन मैक्सिमम सवालों पे अप्लाई हो जाएगा। आपने डाटा आज का पकड़ के उसको डिकम्पोज करके, मैंने आज का डाटा पकड़ा, मुझे सेल मिल गई आज की, मुझे आज की वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, लेकिन मुझे मेरे पास आज की फिक्स कॉस्ट नहीं थी। फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे ब्रेक इवन की तरफ जाना पड़ा। आज के डाटा की मदद से मैंने ब्रेक इवन सेल्स निकाली और ब्रेक इवन सेल्स से फिक्स कॉस्ट निकाल ली। तो अब मुझे पता है कि इस 160 मिलियन में 36 मिलियन की फिक्स कॉस्ट है, इसमें 112 मिलियन की वेरिएबल कॉस्ट है और जो बच गया वो प्रॉफिट है। आज का डाटा सारा तैयार। अब मैं उनसे कहूँगा बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या है, जो बताते जाएंगे मैं उसको प्लस माइनस कर दूंगा। ये काम हमें बहुत अच्छा करना आता है। आज की फिगर्स पकड़ के उसको 110, 15, 98, 97% से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्या है जी, एसएल प्लान कर रहे हैं कि वो इंक्रीज कर देंगे अपनी सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर देंगे 5% से। आपको पता है सेलिंग प्राइस 5% से रिड्यूस हो या सेलिंग की क्वांटिटी 5% से रिड्यूस हो, आपने टोटल सेल्स को उठा के 0.95 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात तो हम समझ चुके हैं ना कि रेट में कमी करनी हो या क्वांटिटी में कमी करनी हो, आप टोटल में कमी कर दें, इफेक्ट आ जाएगा। डन। कॉस्ट एफिशिएंसी मैयर जो है, अच्छा, और सेल कैंपेन होगी 5 मिलियन की। जब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें ये 5 मिलियन ऐड कर दें, नई कॉस्ट नजर आ गई आपको। और जो प्राइस का रिडक्शन है, सेल जो एग्जिस्टिंग आपके पास मौजूद है, आप इस प्राइस की रिडक्शन से अपनी सेल्स को, एग्जिस्टिंग सेल को 95% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी हो सकता है उन्होंने क्वांटिटी का भी इम्पैक्ट देना हो। इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 8% एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन 40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट है। वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट का 40% डेप्रिसिएशन है, उस पर इन्फ्लेशन नहीं आएगी, बाकियों पर इन्फ्लेशन आएगी। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देना है, फिक्स कॉस्ट के 60% को इन्फ्लेट कर देना है, 40% को इन्फ्लेट नहीं करना है। यानी अब हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। अब ये सब मैथ है, ये सब में कॉस्टिंग नहीं है। वो एक एक फिगर को तोड़ तोड़ के अलग अलग पे अलग अलग वैरायटियाँ करा रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी मेंटेन एट 25%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम 25% पे ही रखना चाहते हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है, फ्यूचर का भी हमें ब्रेक इवन खुद ही से बता रहे हैं। इसका मतलब है जो भी मेरी रिवाइज सेल होगी उसका 75% ब्रेक इवन सेल होगी। तो अगर ब्रेक इवन आ जाए तो मैं रिवाइज सेल निकाल सकता हूँ, और रिवाइज सेल आ जाए तो ब्रेक इवन निकाल सकता हूँ। बजट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं अबव प्रोजेक्शन के हिसाब से, और बताएं सेल्स के वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ है। बजट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है हमें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, हमें यहाँ तक पहुँचना है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट का हमने कहीं वर्किंग की है या हमने ज़बानी वर्किंग की थी सारी? मैंने यहाँ तो नहीं बनाई हुई थी जो मैंने गायब कर दी, नहीं जी। फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ 36 मिलियन तक पहुँचे,
सेल्स इतने हैं, उसका उतने % उतने हैं, कंट्रीब्यूशन इतनी ही है और फिक्स कॉस्ट इतना है। ये हम पहुँचे कि मैं एक और तरीके से पहुँचूँ 36 मिलियन तक, और हम अभी बातें करते करते किसी और तरीके से 36 मिलियन तक पहुँचे थे। 36 मिलियन का आपका फिक्स कॉस्ट आ गई हुई है। अच्छा, और जो CS रेशो अगर हमने निकालनी हो, सेल और वेरिएबल कॉस्ट, सेल 160 थी, 95% से मल्टीप्लाई होगी, उसके वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ है वो हमें नहीं पता, वो X है, उसका कितना नया वॉल्यूम है। इसी तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 112 थी पहले, आपने उसको 8% इन्फ्लेट किया और उसमें 0.9 जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन की थी कि हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को 10% पर यूनिट से कम करने में कामयाब हो गए हैं या हो जाएंगे। 90% ऑफ X लिया, ये आपके पास सेल और वेरिएबल कॉस्ट और CS रेशो आ गई, पर यूनिट पे निकाल ली ना मैंने, क्वांटिटी को तो साइड पे कर दिया, तो CS रेशो भी मौजूद है, फिक्स कॉस्ट भी मौजूद है, आप यहाँ से ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड करें, ब्रेक इवन आ जाएगा, और अगर ब्रेक इवन आ जाए तो टोटल सेल्स तक पहुँच सकते हैं। हमने पीछे वर्किंग करके इतनी सेल निकाल ली, तो हम वहाँ से, यानी अब यहाँ पे कई तरीके से फार्मूले लगे हुए हैं, आप इन सबको इग्नोर करके अपने तरीके से फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करके आप पहुँच सकते हैं। उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा एक बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, हमें ब्रेक इवन इस वक्त नहीं चाहिए, लेकिन उस ब्रेक इवन के डाटा की मदद से हम काफ़ी सारी कंप्यूटेशन निकाल सकते हैं। तो आपको रिवाइज सेल चाहिए, वर्किंग 3 चाहिए। वर्किंग 3 क्या कहती है? वर्किंग 3 ब्रेक इवन सेल्स हमने निकाली, फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड किया, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 36 का 40% तो वो है डेप्रिसिएशन है, बकाया 8% बढ़ी, और 5 वो जो सवाल ने हमें नया डाटा दिया था ये ऐड हो गई। CS रेशो हमने अभी निकाली थी, तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई 150। जब ब्रेक इवन सेल्स आ गई तो वो 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ब्रेक इवन सेल 75% है, हम टोटल सेल्स पे आ गए 200.76। ये बात समझ आ रही है? 200.76 हमने यहाँ पे डाला, वेरिएबल हमने यहाँ पे वो कवर किया, फिक्स कॉस्ट माइनस की, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। सिर्फ डाटा को तोड़ना है, डाटा में से कोई भी चीज़ किसी भी फार्मूले से जैसे निकल रही है। आप ये देखिए, फिक्स कॉस्ट मैंने यहाँ वो उस तरीके से निकाली है, पीछे एक और तरीके से हमने फिक्स कॉस्ट के ऊपर वर्किंग की थी। तो सिर्फ ये डाटा डालना है, चीज़ें पुट करनी है, निकल आएगा। ब्रेक इवन का सवाल अगर आता हो तो कम टाइम लेता है, अनलेस कि आपको जुनून हो जाए कि मैंने इसको परफेक्ट करना है। एक आध जगह तो गड़बड़ होगी ना। पता है, ब्रेक इवन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको नए मुश्किल में तो नहीं डालने लगा। अगर एक ख़ास यूनिट निकल आए हैं ब्रेक इवन के, तो ज़रा उन यूनिट्स को सेल से मल्टीप्लाई करें, उन यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट निकालें और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करके देखें कि आप 0 पे पहुंचते हैं। ब्रेक इवन यूनिट यही होता है ना। सवाल ने कहा ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल दो, मैंने निकाल लिया, अब पता नहीं सही निकले या नहीं निकला। इसी यूनिट को सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, या यूँ समझें यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। खैर, सेल्स वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ ये एक मुश्किल बात थी। 160 पे हम पहले खड़े थे और नई सेल कितनी है? 200। तो 160 का 95% तो हमें उसका फ़र्क पड़ा था रेट का। क्वांटिटी का कितना पड़ा हमें नहीं पता, 1 + x है, इसको सॉल्व करें, x आ जाएगा तो पता लग जाएगा 32% इंक्रीज़ हुआ है। वक्त कम और मुकाबला सख्त, जाहिर है हम सारे सवालों को डिटेल से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से ज़रा हम आके देखते हैं। मैं अब इसको नहीं दिखा सकता, ये एक और सवाल है, अभी ये सवाल सामने आया है, बड़ा प्यारा सवाल है, इसको वीडियो पे कवर कर लेंगे। लेकिन डाटा को डीकम्पोज करना आपको आना चाहिए। इस CS रेशियो 20% का मतलब है 80% वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 मिलियन है, ब्रेक इवन की सेल 125 मिलियन है, तो टोटल सेल्स तक पहुंच सकते हैं। तो कम से कम इतना भी कर लें तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। खैर, जल्दी से हम आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ब्रेक इवन में मल्टी प्रोडक्ट। समटाइम क्या होता है कि आपसे वो कहते हैं कि हमने ब्रेक इवन निकालना है और आपको डाटा एक प्रोडक्ट का नहीं देते, 2-3 प्रोडक्ट्स का दे देते हैं। हम फंस जाते हैं। भाई फिक्स कॉस्ट तो पूरी फैक्ट्री पे बराबर लग रही है, लेकिन रोस्टम बनाने में 10,000 रुपया लग रहा है और मेज़ बनाने में 20,000 रुपया लग रहा है। और रोस्टम बिक रहा है 15,000 का, वो बिक रही है 40,000 की। तो हो सकता है इसका CS रेशियो अलग हो, उसका CS रेशियो अलग हो।
हो सकता है इस पे वेरिएबल कॉस्ट की रेशो और हो, उस पे वेरिएबल कॉस्ट की रेशो और हो, तो हम फंस जाते हैं। अगर एक एंटिटी में बताया जाता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और वो कहते हैं अब ऐसा ब्रेक इवन निकालो और बताओ उसके कितने यूनिट बनाए, उसके कितने यूनिट बनाए, तो एक अजम्पशन लेनी पड़ती है जो बहुत ही थकी हुई अजम्पशन है, लेकिन लेनी पड़ती है। अजम्पशन ये है कि इनका एक रेशो हम उनसे पूछते हैं, बताओ इनकी आपस में क्या रेशो है। वो कहेंगे ये एंटिटी हमेशा 20% मेज़ें बेचती है और 80% रोस्टम बेचती है। अगर वो ये रेशो नहीं बताएंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनसे रेशो पूछेंगे, फिर हम ये अपने सारे ब्रेक इवन को बैजेस में तोड़ लेंगे। फार्मूले वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ शुरू में डाटा को बैजेस में तोड़ना है और एंड पे उन बैजेस को दोबारा से जोड़ लेना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10,000 यूनिट हैं ए के और 30,000 यूनिट बी के हैं, तो टोटल यूनिट्स कितने हैं? 40,000। तो इसका मतलब है कि हर 40,000 यूनिट में 10,000 यूनिट ए के होंगे और 30,000 यूनिट बी के होंगे। इसका मतलब है हर 4 यूनिट के बैच में 1 यूनिट ए का होगा और 3 यूनिट। तो अगर मैं सारी खर्चों को, सारी चीज़ों को बैजेस के हिसाब से काउंट करना शुरू कर दूँ और जवाब निकाल लूँ, तो जो जवाब निकलेगा उसको फिर इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करूँगा तो पता लग जाएगा ए कितना बनाना है और बी कितना बनाना है। सेलिंग प्राइस पर बैच निकालें, 500 सेलिंग प्राइस है एक चीज़ की, तो जब एक बैच बिकेगा 4 यूनिट्स का तो 500 रुपये यहाँ पे सेल आएगी। और ये 200 रुपये सेलिंग प्राइस है और एक बैच में इसकी कितनी चीज़ें? 3, तो ये बिकेंगे 600 रुपये के, ये 500। इसका मतलब है मेरी सेलिंग प्राइस 1100 पर बैच है, 1100 पर बैच। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता लगा था 200 ए की है और 100 बी की है, तो ये 200 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, 200 ही जवाब आएगा। और 100 को मल्टीप्लाई कैसे करूं? 3 से, 300 जवाब आ गया। तो इसका मतलब है जब भी एक बैच बिकेगा ना, इन दो के सेट बिकेंगे, हर सेट में 3 प्रोडक्ट्स बी होंगी और 1 प्रोडक्ट ए होगा। ये पूरे बैच की कीमत है, सेलिंग प्राइस 1100, इस पूरे बैच की वेरिएबल कॉस्ट है 500, इस पूरे बैच की कंट्रीब्यूशन है 600। तो फिर मैं सारे डाटा को इन्फ्लेट करके बैजेस में ले आऊँगा और सारी कैलकुलेशन बैजेस में करूँगा, मेरे पास एक जवाब आ जाएगा। लो जी, ब्रेक इवन है 15 बैजेस। मैं कहूँगा अच्छा 15 बैजेस हैं, उसको दोबारा तोड़ूंगा। हर बैच में क्या होता था? एक ए यूनिट होता था और 3, तो मैं कहूँगा 15 बैजेस ब्रेक इवन है, तो बस 15 यूनिट ए के और 45 यूनिट बी के, ये है हमारा ब्रेक इवन। तो आप सारे डाटा को उस रेशियो के हिसाब से बैजेस में डिवाइड कर लेते हैं। अल्फा 30% है, बीटा 70% है, तो 3 और 7 की रेशियो इनके दरमियान। सेलिंग प्राइस 200 और 100 है, टोटल यूनिट्स 150, 350, यानी हम उसी रेशियो में उन्होंने बताया हुआ है। टोटल सेल्स कितनी है वो मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल कॉस्ट। अब सवाल अगर आपसे इस तरह की कैलकुलेशन कर रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सेलिंग प्राइस को 200 को 3 से, 100 को 7 से, एक रिवाइज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट भी सिंगल वाले को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें, तो आप कहें 3 और 7 की रेशियो है, तो इसका मतलब हर बैच में 10 यूनिट हैं, जिनमें से 3 अल्फा के और 7 बीटा के। इसका एक दूसरा तरीका भी इक्विवेलेंट यूनिट्स का, लेकिन इस वक्त नहीं है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन बैजेस वाला कॉमन बहुत है और सॉल्यूशंस में अक्सर जगह रेफर हुआ होता है, तो आप परेशान ना हो जाएं। मैं इसलिए बैजेस वाले की तरफ जा रहा हूँ, वरना हम एक इक्विवेलेंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि हर अकेला 1 यूनिट होगा तो उसमें 30% ए होगा और 70% बी होगा। वो इस टाइम पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी वो साइंस, अभी इस वक्त दामन में वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है। फार्मूले वही हैं, फिक्स कॉस्ट बड़ा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक कंपनी है, उसका उन्होंने डाटा दिया, वो सेल करती है कारपेट और रग्स, 2 तरह की चीज़ें बेचती है। कारपेट असल वाला कारपेट और रग्स थोड़ा वाला छोटा कारपेट, लेकिन महंगा असल वाले कारपेट से ज़्यादा होता है क्योंकि वो रग है। और वो कुछ लोगों को समझ आता है कि रग्स जो है ना वो महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि वो रग्स हैं, तो वो रग्स होगा, वो महंगा होगा। कारपेट रग्स, सेलिंग प्राइस कारपेट और रग्स की 24,000 और 4,000 होगी, दोनों की अलग अलग सेलिंग प्राइस दे दी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% और 20% है, तो यहाँ से दोनों की वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और उन्होंने कहा कारपेट और रग्स सोल्ड होंगे 1 और 4 की रेशियो में। तो इससे पहले कि मैं कुछ और काम करूं, मैं कम से कम इनके बैजेस तो सीधे करूं। 1 और 4 की रेशियो का मतलब है 1 उसका बिकता है तो 4 उसके, तो टोटल एक बैच में कितने हुए? 5 बैजेस होंगे, 1 बिकेगा कारपेट और 4 बिकेंगे रग्स।
तो हमने एलोकेशन कर दी, हमने कहा एक कारपेट है और 4 रग्स है, उसकी सेलिंग प्राइस 24,000 है, इसकी 4,000, कंट्रीब्यूशन इतना है, तो जिससे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। तो पता लगा 24,000 सेलिंग प्राइस हमारी कारपेट की है और रग्स की 4,000 है, लेकिन बैच का देखेंगे तो 16, तो 40,000 सेलिंग प्राइस होगी पूरा बैच सेल करने में। वेरिएबल कॉस्ट इसकी 18,000 बनी, वो जो परसेंटेज उन्होंने दी हुई थी, 25% कंट्रीब्यूशन है तो 75% होगा वेरिएबल, और 4,000 का 80%, 3200। 3200 ने मल्टीप्लाई होना है 4 से और 18,000 ने मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो 18,000 जब 12,800, जवाब आ गया 30,800। तो सेलिंग प्राइस 40,000 पर बैच हो गई, 30,800 हो गई उसकी वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन पर बैच कितनी हो गई 9,200। तो अब अगर CS रेशो निकालनी होगी तो 9,200 डिवाइड बाई 40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी होगी तो 9200। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं बोलेंगे, गुना होगा, कंट्रीब्यूशन पर बैच बोलेंगे। तो आपने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना होता है CS रेशो से। अगर आपको सेल एट ब्रेक इवन चाहिए तो फिक्स कॉस्ट ऊपर लिखेंगे, नीचे CS रेशो हमने निकाल ली। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें, सवाल ने हमें मुख्तलिफ तरह का डाटा दिया हुआ है। अभी तक तो हमने सर ब्रेकअप किया है ना। सवाल क्या है, सेल रेवेन्यू ब्रेक इवन पे बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताओ यूनिट्स में कितने हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि बताओ कितने कारपेट और रग्स बेचें अगर आपको इतना प्रॉफिट भी चाहिए हो। तो पहले ब्रेक इवन चाहिए, फिर एक टारगेट प्रॉफिट चाहिए। ब्रेक इवन का फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशो हमें रेवेन्यू में चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट अगर मिल जाए, CS रेशो तो हमें समझ आ गई, फिक्स कॉस्ट मिल जाए तो मसला हल हो जाएगा। ये इन्होंने डाटा दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और हमें कुछ नहीं पता कि इनमें से फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या मामला है। लेकिन हमें एक रेशो पता है कि एक चीज़ की रेशो इतने % और दूसरी चीज़ की रेशो इतने % है। C+P = S बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट = सेल। फिक्स कॉस्ट कितनी निकलेगी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस, तो हमने क्या किया, सवाल में सेल उठा ली। 9200 जो हमने निकाली हुई है उसको हमने नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से 50 मिलियन का हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया। प्रॉफिट कितना है बिफोर टैक्स, टैक्स से पीछे, क्योंकि टैक्स में एक नया वेरिएबल ऐड हो जाएगा। 50 मिलियन। आसान अल्फाज में अगर आपको ये ज़्यादा तकलीफ दे रहा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की तरफ मत आएँ, आप सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें और उसमें से ये 50 मिलियन का प्रॉफिट माइनस कर दें, जो बचेगा वो दरमियान में क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। पता नहीं मैं अपने सामईन हाजरीन को कहाँ तक लेके पहुँचा। वेरिएबल कॉस्ट एक बैच की कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 30,800 एक बैच की है। बैचेस कितने हैं 12,500। ये मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आता है भला, जी। एक भाई ने हमें कुछ बताया, ये अजम्पशन लेते हुए कि डाटा आप बता रहे हैं, किसी किस्म की गलती आपके ज़िम्मे जाएगी, मेरे नहीं। तो आपने बताया कि हमने जब 12,500 से मल्टीप्लाई किया वेरिएबल कॉस्ट को तो जवाब आया 385 मिलियन आ गया, और सेल कितनी है 500 मिलियन की। प्रॉफिट कितना है, ये नीचे वाला प्रॉफिट 50 मिलियन। तो अगर ये वेरिएबल कॉस्ट और ये सेलिंग प्राइस है तो जो दरमियान में डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। दिल पे हाथ रख के ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं। 65 मिलियन। क्या मैंने कोई बहुत ज़्यादा अजीब सी बात तो नहीं कर दी, समझ आ रहा है। तो यहाँ हमने 65 मिलियन। तो आप दिए गए डाटा की मदद से आप, अब हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं कि कॉस्ट ऑफ सेल में फ़िक्स और वो कितने और इसमें फ़िक्स और वो उसका कंपोनेंट कितना है। हमने वेरिएबल जब निकाल लिया था उस वेरिएबल को हमने इसमें इफेक्ट में शामिल कर लिया। ये 65 मिलियन को ऊपर रखा, नीचे ये चीज़ें रखी और हमारे पास जवाब आ गया कि ये हमारे उतने बैचेस हैं जिसमें हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। ये मतलब इतने, सॉरी ये तो रुपए में है ना, इतने बैचेस के रेवेन्यू हमारे पास आ गए। सेल्स का इतना रेवेन्यू होगा जिसमें हम लोग अपने इन सारे बैचेस में ब्रेक इवन कर लेंगे।
अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उन्होंने जो यूनिट्स दिए हुए थे, आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इक्वल टू सेल के यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन के यूनिट्स। आपने ब्रेक इवन के यूनिट्स निकाले अभी पिछले वाले उसमें जो दिए हुए थे, उसकी मदद से आपके पास आ गए नए वाले यूनिट्स, उसकी मदद से आपने कंप्यूटेशन कर दी, आपका अगला मसला भी हल हो गया। और वैसे भी जो फिक्स कॉस्ट बाय सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, उससे आपको पता लग जाएगा इतने बैजेस आपके ब्रेक इवन के हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वो आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें तो रग्स आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो कारपेट आ जाएगा। तो सब कुछ उसी तरह से है, सिर्फ आपने उसको अपग्रेड करना है बैजेस पे, सारी कैलकुलेशन बैजेस पे करनी है, CS रेशियो भी बैच का निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर बैच भी निकालना है, और जवाब को आने के बाद दोबारा से उस रेशियो में तोड़ लेना है। बहुत क्विकली देखें तो इसमें एक सवाल और भी है और वक्त नहीं है इतना, बहुत जल्दी से देख लेते हैं, सुपर फास्ट। प्लान प्रोडक्शन है, सेल्स दी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। बहुत प्यारे लोग हैं, इन्होंने फिक्स ओवरहेड खुद ही अलग से दे दिए हैं। तो हम जो भी फिक्स ओवरहेड दिए हुए हैं उसको प्लान प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड आ जाएगा। वेरिएबल पर यूनिट उन्होंने दिया हुआ है, सेलिंग वगैरह वेरिएबल और फिक्स वो दिया हुआ है। ये फिक्स ओवरहेड सेलिंग के हैं, ये सेल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर मैं सेल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये भी, तो फिक्स्ड ओवरहेड सेलिंग के यहाँ से मिल जाएंगे और फिक्स ओवरहेड इसके यहाँ मिल जाएंगे टोटल में। उन ग्रैंड टोटल करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, बाकी पर यूनिट डाटा दिया हुआ तो उससे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई, इसी तरह से वो फिक्स कॉस्ट पता लग गई। तो वो कह रहे हैं कि जी अब आप उसको बेचते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो कमीशन भी लेता है 5% पे, एक इजाफी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 5%। CS रेशियो वही 40% ऑफ नेट सेल्स होगी, नेट सेल जो हमने इससे पीछे भी जिक्र किया था। तो ब्रेक इवन इन पैकेट और रुपीज़ आपने बताने हैं। तो वही बात है, सबसे पहले तो उसको तोड़ के हम देखेंगे कि उनकी रेशो क्या है, वो बैजेस कितने बनते हैं। रेशो बनी 5, 3 और 2 की, तो मैं कहूँगा 10 यूनिट्स का एक बैज है जिसमें 5 उसके, 3 इसके और 2 इसके। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी पर बैच निकाल ली और उसकी मदद से हमने फिर हमें पता लग गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर बैच कितनी है। CS रेशो आपको पता है, आपने उसकी मदद से जो है वो कंट्रीब्यूशन भी निकाल ली और उसकी मदद से आपको नेट सेलिंग प्राइस भी नहीं मिल गई और ग्रॉस सेलिंग प्राइस के लिए आपने वही डिवाइड किया और आपके पास, तो अब सेलिंग प्राइस पर बैच भी आ गई, वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी आ गई, सारा कुछ हमारे पास बैच फॉर्म में आ गया। हम इसको डाटा में पुट करेंगे। फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ से फिक्स कॉस्ट हम अलग से निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट ऑफ सेल को हमने वो सेलिंग वाले से वो 2 जिनको मल्टीप्लाई करने थे। ये हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ गई, हमारे पास सेलिंग पर बैच भी आ गया, कंट्रीब्यूशन पर बैच भी आ गया, कंट्रीब्यूशन टोटल भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। सिर्फ इसको फार्मूलों में पुट करना है और जवाब हमारे पास आ जाना है। जो जवाब आए उसको टुकड़ों में तोड़ देना है। ये पूरे बैच का जवाब आया, आपने फिर कह देना है कि अच्छा इतने यूनिट्स में से 50% इसके, 30% इसके, 20% इसके। रुपए में जवाब आ गया तो रुपए को भी आप परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने बस डाटा को पहले बैचेस में कन्वर्ट करना है, सारी कंप्यूटेशन करने के बाद एंड पे जो जवाब आए उसको दोबारा से अनलॉक करना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है डिफरेंट मैकेनिज्म में। तो दैट वाज ऑल अबाउट ब्रेक इवन। हम लोगों ने को 5-6 सवाल देखने की भी कोशिश की है। अगेन ज़ाहिर है इस तरह से क्रैश टाइम पे वो नहीं हो सकता, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट समझा है। तो मेरी कामयाबी बस ये होगी कि आप आइंदा से ब्रेक इवन से उतना नहीं घबराया करेंगे। अब आपको उसके वो उलट परसेंटेजेस भी पता है, अब आपको उसकी बेस भी पता है और घबरा जाएं तो भी पता है। तो हमारे पास एक कागज़, एक सफ़ा है, जो सफ़ा आपके लिए मेन होना चाहिए। उस सफ़े के साथ अच्छी दोस्ती कर लें, वो सफ़ा आपको जो है वो हर चीज़ से बचा रहा होगा। हमने इतना पढ़ा है कि वो सफ़ा ही बेचारा इतना पीछे रह गया। ये वो सफ़ा जिसमें सामने वालों का जो नीचे चीज़ मिस हो रही है वो है CS रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू 100%। या यूँ समझेंगे CS रेशो और वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट होती हैं, जैसे ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एक दूसरे का ऑपोजिट होती हैं। डन। 10 मिनट की एक सिंबॉलिक ब्रेक करते हैं और 45 तक तो हमारे पास क्लोजिंग पे टाइम होता है। छोटा एरिया, मैंने छोटा एरिया इसलिए रखा था कि मैं जितना भी उसको दबा सका दबा दूं, ब्रेक इवन पे हमारी अच्छी डिस्कशन हो जाए। वो छोटा, अब इतना भी छोटा नहीं है भाई कि आपको वो भी समझ आना शुरू हो गया कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो 10 मिनट बाद इकट्ठे होते हैं और एक फाइनल जंग करते हैं। आप एक दफ़ा मुंह पे छीटा मार के आएँ, मैं तो खड़े होकर आपको पढ़ाता रहूँ। ये ब्रेक मैं अपने लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए दे रहा होता हूँ कि आप लोग जाके ज़रा थोड़ा सा ईजी हो जाएँ, थोड़ा सा रिलैक्स हों और मुझे दोबारा एक नए टॉपिक में सुनने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर सकें। 5:10 पर दोबारा मिलते हैं। हाँ, 5